अच्छा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है तो मतलब ठीक है, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, बाद में बैकअप वगैरह हो जाएगा जिसका भी मिस हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडेज स्टॉक मार्केट बेसिक्स में आज हम लोग आईपीओ का ये सेकंड क्लास है। स्पेशली इन आवर लास्ट क्लास हम लोग आईपीओ के बारे में स्टार्ट किए थे कि व्हाट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या होता है। मैं एकदम सिंपल शब्द में अगर कहूँ, ठीक है, जैसे किशोर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इन अ वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट इज़ आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म तो होता है सर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी कंपनी ऐसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है। बाकी और भी स्टॉक एक्सचेंज है लाइक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह का और भी स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पूरा भारत में मिलेगा बहुत सारे जगह में, बट वहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल काम होते हैं। बट एक्टिवली ट्रेडिंग जो कंपनीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच के अंदर इसको नहीं रखा, बट ऑफिशियल के लिए हर एक स्टेट में अपना अपना सिटी में, कैपिटल सिटी में एक एक्सचेंज ऑफिस है जहाँ पर लोकल कंपनीज स्टॉक मार्केट लिस्टेड वगैरह भी होता है, ऐसा नहीं नहीं होता। बट ये जो स्टॉक मार्केट डीलिंग्स में हम लोग जो जानते हैं उस पर बीएसई एंड एनएसई काम करते हैं। अब ये बीएसई एंड एनएसई, बीएसई सबसे बहुत पुराना है स्टॉक मार्केट के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1880s इस तरह का टाइम का है सर। मतलब जब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीब करीब इक्वल टाइम पे आया था एशिया में, ठीक है। तो उसके बाद में जब स्टॉक मार्केट मैटर, इकोनॉमिकल फैक्टर, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 के बाद जब इकोनॉमी को धीरे धीरे बिल्डअप होना चालू हो गया, बिजनेस में डेवलपमेंट होना चालू हो गया, उसके बाद से गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं, इस मार्केट को एक सिस्टम पे आना चाहिए, एक गवर्नमेंट कंट्रोलिंग के साथ आना चाहिए, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी का एक स्कैनिंग सिस्टम होना चाहिए, सब कोई सब सही काम सही कर तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिक पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि ये जो इतना सारा कंपनीज जो मार्केट में, इतना सारा मतलब कितना सारा, अगर आप बीएससी एनएससी देखो, वो मैं लास्ट क्लास में बोल भी रहा था कि बीएससी एनएससी मिला के हार्डली 7,000 अप्रॉक्स, करेंटली 7,000 समथिंग होगा दोनों मिला के। बीएससी में थोड़ा ज़्यादा है, एनएससी में थोड़ा सा कम है, करीब 3,000 समथिंग इन एनएससी एंड 5,000 अप्रॉक्स समथिंग इन बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 7-8 हज़ार कंपनीज उसमें और भी लिस्टेड हो रहा है, कोई कोई कंपनी डीलिस्टेड भी हो रहा है, मतलब आना जाना चलता रहता है, बट सभी कुछ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना आसानी से लिस्टेड होना भी इतना आसानी नहीं है, और डीलिस्टेड होना भी, तो डीलिस्टेशन में अभी बात नहीं करना है, दैट इज नॉट आवर मोटो करेंटली। हाँ, पॉइंट ये है कि जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है विथ सेबीज गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉलो करके, पूरा सेबी एक्ट के तहत होता है, एक सिस्टम होता है, तो कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है तो उसको बोलेंगे आईपीओ। कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है तो उसको बोलेंगे आईपीओ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जो भी इधर उधर मुझे बताना है आपको, वही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो एक सेकेंड, ओके। तो जैसे आपको मैं बता रहा था ना बीएससी एनएससी के बारे में, तो एक बार फटाक से रिकॉल करा दूँ। अगर मैं आपको बीएससी दिखाऊं तो बीएससी में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ विकीपीडिया डेटा है, ठीक है, अच्छा वाला डेटा है। नंबर ऑफ लिस्टिंग इन बीएससी कितना दिख रहा है सर? सबको स्क्रीन तो शो हो रहा है ना? हेलो, स्क्रीन यस शो सर। हो रहा है हाँ ना सबको? हाँ, करीब हाँ। 5,439 कंपनीज इन बीएससी एंड ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। एनएससी में आपका है, आपका करीब करीब 1952, ठीक है, करीब 2000 के आसपास, 2000 समथिंग, 2000 अप्रॉक्स मान सकते हो। तो पॉइंट यही है कि ये जो बीएससी एनएससी में जो अलग अलग कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, तो ये सभी कंपनीज लिस्टेड कैसे हुआ, इस लिस्टेशन का सिस्टम को क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइम लिस्टेशन होने को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए आना। एक बार लिस्टेड हो जाए तभी जाके वो मार्केट में अपना शेयर्स लोगों के अंदर सेल कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इशू करना, शेयर इशू कर सकते हैं, और पब्लिक वो शेयर खरीदते हैं। बट आईपीओ मार्केट में हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि ये आईपीओ प्रोसेस में आने से पहले एक कंपनी को क्या क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, क्या क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज बोलिएगा। स्पेशली मैं किशोर को पूछूंगा, किशोर बात कनेक्ट कर रहे कि क्या चल रहा है अभी? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी थोड़ा है। थोड़ा ही आना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी।
ठीक है, ज्यादा जब होगा ओके। वो ऑटोमेटिक पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है कि ये जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज आता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ मार्केट। तो इस आईपीओ मार्केट में हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था, तो उसको मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा। तो लेकिन डायरेक्टली कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकता, मतलब आज अगर आप चाहो तो एक बिजनेस बना लो और बिजनेस बना के अचानक से मार्केट में आ जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बाकी लोग अगर थोड़ा सा रिकॉल करो या घर पे रिवाइज किए हो, तो आई थिंक सबको याद है कि क्या सिचुएशंस था। फर्स्ट टाइम तो आपको एक बिजनेस बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने भी वैसा ही एक कॉन्सेप्ट लाया था सर, ओरिजिन ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस का ओरिजिन स्टार्ट करना है। पहली स्टॉक मार्केट में कैसे आओगे सर, पहले बिजनेस तो बनाओ। लेकिन सर बिजनेस कैसे, बिजनेस कुछ वैल्यूएबल बिजनेस, मतलब बिजनेस में वैल्यूएशन नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट में आके क्या करोगे, आप आ ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात, आप पहुंच ही नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट तक। बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, ये जो हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं, ये सब में नहीं आ सकते। ठीक है, तो पहले आपको बिजनेस बिल्ड करना होगा। ठीक है, और बिजनेस बिल्ड करके उस बिजनेस को डे बाय डे इंप्रूव करना होगा, उस बिजनेस के डेवलपमेंट करना होगा। एंड उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पास वो मौका आएगा। अब सवाल यही है सर, ये टाइम, सर्टेन टाइम जब आएगा तो उसका सिनारियो क्या है। तो एक बिजनेस का ओरिजिन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में रिकॉल करता हूं, सबको याद होगा सर कौन सा बिजनेस हम लोग कर रहे थे, कि क्या बिजनेस बनाए थे, याद है किसी को। ऑर्गेनिक रूपम टी शर्ट बोलो। बना हाँ, ऑर्गेनिक टी शर्ट बना रहे थे। ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी सर, मतलब ये हम लोग मनगढ़ंत कंपनी बनाए हैं। बट आजकल तो मनगढ़ंत ही कंपनी होता है ना सर, आजकल नहीं, हमेशा। मतलब कोई भी न्यू कंपनीज मार्केट में आता है तो उसका एक अपना बिजनेस पैटर्न होता है। जैसे फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, ओयो रूम है, बहुत सारा बिजनेस है, सारा का सारा लिस्टेड भी नहीं है। सवाल यही है कि हम लोग एक बिजनेस बनाए थे लास्ट क्लास में, जिस बिजनेस का नाम है एक ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी। उसका मतलब बिजनेस का मॉडल है, नाम कुछ नहीं दिया अभी भी, ठीक है, बस कॉटन टी शर्ट कंपनी के नाम से समझ लो। ये ऑर्गेनिक क्यों दिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो टी शर्ट्स वगैरह इन जनरल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा नहीं, वो केमिकल कलर से उसको उसको बनाया जाता है सर। नॉर्मली इन जनरल बात कर रहा हूँ, बट ऑर्गेनिक कलर यूज़ करके वो वेरी गुड फॉर स्किन एंड एवरीथिंग, उसका कलर जल्दी जाएगा भी नहीं। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट्स। तो ये कंपनी का बिजनेस का ये बड़ा मतलब ऑकवर्ड टाइप ऑफ बिजनेस है, मतलब ऐसे कभी पहले, मतलब आजकल चल रहा है सर, बट बहुत पॉपुलर भी नहीं है, बिकॉज सबके लिए नहीं हो सकता, बिकॉज कॉस्टली होगा। तो लेकिन फिर भी बिजनेस एक हटके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट एक स्पेशल सेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशंस, जिनको इको फ्रेंडली रहना है, जिसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना है, वो लोग जाएगा। तो थोड़ा सा रीच बोल सकते हो, थोड़ा हायर मिडिल क्लास बोल सकते हो, मे बी फॉर देम। अब इसके लिए आपको फंडिंग तो चाहिए, चाहे आप कुछ भी बनाओ, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी बनाओ या जो भी बनाओ, यू नीड फंडिंग और नॉट। हेलो, बोलो सर, फंडिंग तो चाहिए बिजनेस बनाने के लिए, यस सर। है ना। तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हमें फंडिंग की ज़रूरत होता है तो फर्स्ट टाइम हम बैंक में जाएंगे तो क्या बैंक हमें लोन दे देता है सर। नहीं सर। हाँ, नहीं देगा, बैंक आपका कोई नहीं लगता। तो आपके पापा का ज़मीन हो सकता है, मे बी, अगर ना भी हो तो मतलब हो सकता है आपके पापा का ज़मीन है, ज़मीन गिरवी रख के आपको लोन मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट सपोज आपके पापा के कुछ नहीं है, आपके घर में कोई ज़मीन वगैरह कुछ भी नहीं है, बट यू हैव अ गुड बिजनेस आइडिया, तो कहाँ से लाओगे पैसा। प्लीज़ सर, स्टॉक मार्केट समझने के लिए आप पहले बिजनेस को समझो। तो इसको कहते हैं टिपिकल एंटरप्रेन्योर। आई होप यू अंडरस्टैंड। আইপিও हाँ बोलो। মানে স্টক ডিবেঞ্চার এইগুলো তার অ্যাঞ্জেল ব্রোকিং এখান থেকে পয়সা আসবে। अब स्टॉक डिवेंचर में बाद में आएंगे सर, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने से पहले आपको पहले कुछ रास्ता जाना पड़ेगा, पहले बिजनेस के लिए पैसा तो जुगाड़ करो। स्टॉक मार्केट में आके पैसा थोड़ी ना मिलेगा, आपका बिजनेस ही नहीं बना स्टॉक मार्केट में कैसे आओगे सर, नॉट पॉसिबल। तो आपको एंजल का रूट लेना पड़ेगा। अब एंजल कौन অ্যাঞ্জেল होते हैं। ব্রোকিং नहीं नहीं, वो तो ब्रोकिंग फार्म है। अरे भगवान। না না সরি মানে ব্রোকিং বলছি না মানে অ্যাঞ্জেল যারা ওই মানে প্রথমবার ইনভেস্ট করে আমাদের উপর ওইটা বলছি যারা हाँ, एंजल ब्रोकिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ नेम। एंजल ब्रोकिंग एक ब्रोकिंग অ্যাঞ্জেল कंपनी है। ব্রোকিংটা ভুলে বলে দিয়েছি। ओके, ठीक है। ये गलत फहमी में मत रहना, ये एक ब्रोकिंग फार्म है सर जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग, मतलब बड़ा पॉपुलर ब्रोकिंग फार्म है, रिसेंटली स्टॉक मार्केट लिस्टेड भी हुआ है, जस्ट 3-4 मंथ्स बैक। ठीक है, तो वो काफ़ी पॉपुलर फार्म था, मतलब फार्म है भी। ठीक है, ये जैसे जीरोधा वगैरह तो नया नया है, बट फिर भी बहुत बढ़िया किया है। एंजल ब्रोकिंग बहुत पुराना है, इनका फिजिकल लोकेशंस आपको भारत में बहुत जगह में दिख जाएगा। लेकिन वो अलग, उसका नाम इसलिए दिया क्योंकि वो एक नाम है। लेकिन ये एंजल्स जो है, ये फर्स्ट टाइम किसी के बिजनेस में आंख बंद करके
क्या करते हैं सर? भरोसा करते हैं। मतलब जैसे कि आपका इन्वेस्ट। फ्रेंड हो, हाँ मे बी आपके फ्रेंड हो या फिर कोई इन्वेस्टर हो जो आपको भरोसा करते हैं, हाँ भाई तेरे बिजनेस पे दम है, तेरे आइडिया पे दम है, चल तू कुछ बिल्डअप कर। समझ में आ रहा है किशोर? बोलो। बाकी लोगों का तो डिवाइस चल रहा है, मे बी सबका नहीं, मे बी कोई कोई का हो सकता है। किशोर समझ में आ रहा है ना? कि जो आंख बंद करके बिजनेस में आ रहा इन्वेस्ट है। करते हैं उसको एंजल बोलते हैं सर। ठीक है, आंख बंद करके इन द सेंस हम्म। मतलब वो रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, क्या पता पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, और ये कोई लोन नहीं है। एंजल जो आपको पैसा देगा, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर को जो पैसा देगा, टिपिकल एंटरप्रेन्योर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा का, फंड का कमी। तो वो एंजल से जो पैसा मिलेगा ना, वो कोई लोन नहीं है सर, वो एक्चुअली शेयर होल्डिंग है। मतलब वो बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट का पार्ट कुछ बाद में दे सकता है, लेकिन ना चले तो पैसा एंजल का क्या हुआ? अगर बिजनेस नहीं चल पाए तो फिर एंजल का पैसा क्या होगा सर? क्लेम कर पाएगा एंजल? बोलो। ना। नहीं सर, नो सर। एंजल मीन्स जो फर्स्ट टाइम आपके ऊपर आंख बंद करके, एक तरह का भरोसा करके, चलो भाई तेरा बिजनेस पे दम है, मैं तुम्हें कुछ पेमेंट करता हूँ, कुछ पैसा देता हूँ, आप बिजनेस बनाओ। तो ये होते हैं एंजल। ओके, মানে কেউ যদি অ্যাঞ্জেল মানে ইনভেস্টর না পেলো তাহলে তারা কি করবে? एंजल इन्वेस्टर अगर नहीं मिलेगा तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, कहाँ से करोगे? बिजनेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो फंड चाहिए, या तो आपके खुद के पास কিন্তু हो या। কিন্তু हाँ স্যার বলছি যদি বিজনেস মানে না লোন নিয়েও চলে তো করতে পারে। তাহলে তো हाँ তাহলে बोल তো सर। অ্যাঞ্জেলের টাকাটা তাহলে কি হবে? लॉस, ও আচ্ছা। एंजल का पैसा लॉस। बिकॉज जब एंजल इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे जो बिजनेस बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं सर? प्रोमोटर, है ना? प्रोमोटर मतलब नॉर्मल कौन एक परसेप्शन है जो बिजनेस बनाते हैं, सॉरी जो बिल्डिंग बनाते हैं, बट एक्चुअली प्रोमोटर का मतलब होता है जो बिजनेस को प्रमोट करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था सर, लेट अस इमेजिन ए बडिंग एंटरप्रेन्योर विद ए ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया टू मैन्युफैक्चर हाईली फैशनेबल ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। द डिजाइनर यूनिक हैज अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स एंड द बेस्ट क्वालिटी कॉटन इज यूज टू मेक दीज टी शर्ट्स. He is confident that the business will be successful and is all enthusiastic to launch the idea into a business. सर, ऋषभ एक सवाल कर रहा है कि सर अगर बिजनेस नहीं चला, जैसे नील बोल रहे कि अगर बिजनेस नहीं चला तो एंजल का पैसे का क्या होगा? सर एंजल का पैसा यहाँ पर पूरा का पूरा यही तो है सर, जिंदगी में तो यही है। मतलब ज़्यादा सिक्योर्ड कॉन्सेप्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं एक बार तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट भी करना है ना, स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगाना है। तो आपका पैसा अगर डूब जाए तो क्या कंपनी आपको वापस करेगा? हेलो, बात को समझो। टाटा मोटर्स का शेयर्स अभी 324 चल रहा है। 6 मंथ्स बैक टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपीज़ करके आसपास में चल रहा था। ठीक है, तो जस्ट 6 मंथ्स बैक में अगर आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करते तो आपका आज के डेट में करीब 200 रुपया पर शेयर में रिटर्न होता। ऐसे एक कंपनी नहीं है, बहुत सारा। हम लोग क्लास में ये सभी डिस्कशंस पहले भी किए थे। जो लोग इससे पहले क्लास में नहीं थे, शायद कोई कोई थे इसमें से, कोई और क्लास में थे, तो उस टाइम पे मैं सजेशन करता था। जो भी सीनियर हो गए हैं अभी, वो लोग फंडामेंटल कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे कहना ही है, जैसे कि एक कंपनी, बहुत सारा कंपनी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अदानी ग्रीन। ठीक है, अदानी ग्रीन के भी बारे में भी हम लोगों ने क्लास में स्टडीज़ किया था 6 मंथ्स बैक। 6 मंथ्स प्रॉपरली नहीं, हार्डली 4 मंथ्स। आप देख सकते हो तब स्टॉक का दाम था करीब 650 समथिंग। ठीक है, तो इसका भी एक केस स्टडीज हुआ था, इसलिए मुझे फटाफट याद आ रहा है, बिकॉज इसमें हम लोगों ने क्लास में डिस्कशंस किया था, सबको एक एडवाइस के तौर पे भी बोला था, उसका पूरा केस स्टडीज भी किया था। एक 655 का स्टॉक उस टाइम पे चल रहा था, और आज कितना दिन हो गया सर, हार्डली 4 महीना, कितना चल रहा है? 1060 पर शेयर में 400 का आपने कमाया। तो अगर किसी का पैसा डूब जाता तो, जैसे एक कंपनी बताता हूँ आपको मैं, जैसे अभी किसी ने बोला सर एंजल ब्रोकिंग के बारे में बताया। एंजल ब्रोकिंग भी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में आया है। ये कंपनी 6 मंथ्स पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, ठीक है, करीब 300 समथिंग में। तो मैंने क्लास में एनालाइज किया था कि एंजल ब्रोकिंग उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो बाद में लिस्टेड होने के बाद थोड़ा गिर भी गया था। बट फिर भी कंपनी एक अच्छा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, 345 आसपास में चल रहा है। लिस्टेड हुआ था 300 समथिंग में, और 345 समथिंग में अभी चल रहा है। तो इसमें मेरा एनालिसिस थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि प्रॉपर नहीं हुआ, बट हाँ ये भी एक गेन दिया है। मतलब कोई स्टूडेंट्स ने बोला था, एक्चुअली मेरा डिबेट जो भी होता है मेरे ही स्टूडेंट से होता है, तो वो लोग बोल रहा था ज़्यादा बहुत अच्छा जाएगा, मैंने बोला था बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो उसी टाइम पे एक और कंपनी आया था जिसका नाम है कैम्स बोल के एक कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड डेटा मेंटेन करता है।
ठीक है। कैम्स IPO, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स किया था। कैम्स शेयर प्राइस, म्यूचुअल फंड जो हम लोग खरीदते हैं ना सर, उसका डेटा मेंटेन का काम करते हैं, ठीक है। ये कंपनी आया था सर 13 या 1400 पे, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 1400 पे। तो मैंने इस पे बहुत जोर का सवाल किया था क्लास में कि ये कंपनी बहुत लंबा रेस का घोड़ा है, और आप देख भी सकते हो 1400 पर शेयर अभी कितना चल रहा है, 1900 समथिंग। चलो, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ सर देखो मेरा एनालिसिस कितना सही हुआ है, ये दिखाने का मोटो नहीं है मेरा सर। जैसे मुझे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ये पूछ रहा था, अपना नाम बता, कोई पूछ रहा था कि सर स्टॉक को चूज कैसे करें, कैसे पता चले कौन सा स्टॉक सही है। रूपम, वेरी गुड सर। सॉरी सर, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था। तेरा भैया का नाम याद आता है शुभम का, लेकिन तेरा नाम भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ सर, इसके लिए आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलेगा। ऐसे इतना सारा कंपनीज है, मैं आपको अभी बता रहा था 7-8 हज़ार कंपनी, इसमें से कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक सही नहीं है, हाउ विल यू मतलब गेट टू नो, कैसे पता चलेगा आपको। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, पहले तो आपको बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप इसमें अपना एक पकड़ बना पाओगे। पहले खेलना सीखना है, जैसे कि कोई एक दिन में क्या फर्स्ट दिन क्रिकेट खेलने जा रहे हो, मे बी ड्यूस क्रिकेट, ओके। आपको पहला दिन में अगर कोई आके 150 किलोमीटर का गेंद डाले तो आप खेल लोगे क्या? हेलो, क्रिकेट खेलते होंगे या सब कोई, या फिर समझते होंगे। पहला दिन आप गए और आपको कोई ऐसा बॉलर आ गया, 150 छोड़ो यार, 130 में भी आपको बॉल कर दिया ना, आप वहीं पर खड़े रह जाओगे। उसको खेलने के लिए आपको पहले टेक्निक सीखना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर मार खा के आ जाओगे और नेक्स्ट दिन बोलोगे यार हेलमेट फट गया, और उसके बाद तो बोलेगा सर फूट जाएगा, नहीं जाना है। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट परफॉर्म। उसके बाद धीरे धीरे आप कंपनी एनालाइज कर पाओगे, बिजनेस समझ पाओगे, इकोनॉमी समझ पाओगे, देन ओनली यू कैन फाइंड द कंपनीज जो आपको सच में वेल्थ क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। ये कोई कोई बोलता है सॉफ्टवेयर मार्केट में बिक रहा है, सॉफ्टवेयर देखो और मार्केट में इन्वेस्ट करो। अरे गधा, अगर सॉफ्टवेयर ही सबको रीच बना देता तो हर कोई 2000 का सॉफ्टवेयर खरीद लेता और करोड़पति बन जाता। लेकिन फिर भी लोग पागल है। मेरा ही कुछ स्टूडेंट सॉफ्टवेयर बेच रहा है, मतलब पागल हो गए तुम लोग, क्या सिखाया तुम लोगों को मैं, और तुम लोग सॉफ्टवेयर बेचने निकले। हाँ, मेरे को एकदम मत बोलना, ठीक है, मतलब ये सब बताने के लिए। तो मैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ पता है, लेकिन अभी कर रहे हैं, क्या करें। चलो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट सॉफ्टवेयर कभी भी आपको रिच या वेल्थ क्रिएशन में हेल्प नहीं कर सकता। वेल्थ आप सच में क्रिएट कर सकते हो ओनली व्हेन यू हैव अ नॉलेज ऑन द स्टॉक एंड एवरीथिंग। तो जिसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे अभी मैं जो भी स्टॉक के बारे में बात किया, ये कुछ उनमें से एक 2-4 एग्जांपल्स हैं कि आइडेंटिफाई किया। देखो मैं जस्ट 5, आई थिंक उस टाइम पे मे भी कोई था, स्नेहाशीष या प्रगति हो सकता है क्लास में, जब मैं ये सब बारे में बात करता था। क्या किसी ने सुना है प्रगति या स्नेहाशीष? हेलो, थे ना तुम लोग उस टाइम पे जब कैंप्स के बारे में बात हुआ था, या फिर बिग बाजार के बारे में भी बात हुआ था। बिग बाजार का तो हालत धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो इस, हाँ बोलो। अदानी ग्रीन के टाइम में भी था। अदानी ग्रीन के टाइम पे भी बात हुआ था, वेरी गुड सर। तो बेसिक पॉइंट ये है कि समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीखने के लिए, तब जाके एक सही डिसीजंस आपको टाइमिंग करने में हेल्प करेगा। और शायद एक ही स्टॉक आपको बहुत कुछ कर दे दे, एक ही स्टॉक, एक प्रॉपर स्टॉक चूज भी आप बहुत दूर तक जा सकते हो, ठीक है। मेरा कुछ अपना पर्सनल डिसीजन, जैसे इन्फोसिस मैंने 400 समथिंग 400 में लिया था, 400 में। अभी देखो सर 1300 चल रहा है, 7-8 मंथ्स बैक, 7-8 महीने पहले मैंने इसको लिया था, करीब 1 साल में। देखो जब यहाँ पर 400 समथिंग चल रहा था, इस तरह का कुछ पोजीशंस में मैंने लिया था, ठीक है। उसके बाद देखो अभी 1300 चल रहा है। तो सही डिसीजंस पे आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो स्टॉक आपको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा देता है, और फिर आप सोचोगे कि भाई सेल करना नहीं करना। बट ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये स्टॉक मार्केट के आने के बाद का बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो अभी का पढ़ाई है, जो आपको अभी मैं सिखा रहा একটা हूँ। কোশ্চেন, बोल 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 बोल। স্যার আমি তো বলছি যে আপনি বলছেন যে লোন নিয়ে কিন্তু লোন নিয়ে তো বিজনেস হয়, মানে যখন দাঁড়িয়ে যাবে তখন আবার রিটার্ন দিয়ে দেবে, এরকম नहीं তো नहीं, হয় তো। लोन लेके बिजनेस हो सकता है, बट अगर तुम बैंक में जाओ ना, अगर तुम्हारे विदाउट एनी बैक सपोर्ट फ्रॉम योर पापा, ठीक है, अगर आपके पास गुड बिजनेस आइडिया है तो बैंक आजकल लोन देने का प्रावधान बनाया है। आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है बीजेपी का, उसमें सीरियसली इफ़ यू हैव अ गुड बिजनेस आइडिया, इफ़ यू रियली हैव समथिंग जिसमें रिटर्न आ सकता है, तो लोन मिल रहा है सर, यूथ को ही लोन मिल रहा है। दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो भी है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशंस नहीं है, आपका बिजनेस आइडिया को बैंक को समझ नहीं आ रहा है, तो बैंक आपको नहीं देगा लोन। बैंक नॉर्मली वो सब चीज़ में ज़्यादा लोन देते हैं। सपोज आपको एक कपड़ा का फैक्ट्री लगाना है, सपोज आपको
एक कॉयर का फैक्ट्री लगाना মানে है कहीं ব্যাংক पर। লোন আমি তো ডিবেঞ্চার বন্ড ওইগুলো থেকেও তো করতে পারি। नहीं नहीं, डिवेंचर बॉन्ड से आपको कौन पैसा देगा? डिवेंचर बॉन्ड से आपको कब कौन कैसे पैसा? आप डिवेंचर बॉन्ड इशू नहीं कर सकते, वो उसके लिए आपको और बड़ा कंपनी होना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में या तो बैंक अगर आपको भरोसा कर ले 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी दे सकता है। अगर बैंक भरोसा नहीं किए तो कहाँ जाओगे? तो फिर आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है सर? आप कभी बिजनेस करने का सोचो और बैंक में जाओ ना, अपना प्रोजेक्ट और फाइल लेके देखो ना, कितना जल्दी बैंक आपको लोन दे देता है। किसी ने कभी ट्राई किया? आप में से कोई भी है जो कभी भी कोई बिजनेस या फिर अपना नहीं, कम से कम किसी बड़े को देखा है कि भाई बिजनेस लोन के लिए घूम रहा है? हेलो, बोलो ना, किसी का कोई आइडिया है कि बिजनेस करना है उसके लिए लोन लेना है, तो लोन के लिए वो बैंक में जा रहा है, क्या बैंक एक ही बार में उसको लोन दे दे रहा है? सर सीसी लोन सर। सीसी लोन कैसे दे देता है? बोल, सीसी लोन कैसे मिलता है? सर बिजनेस प्रॉपर्टी দেখাতে হবে, তোমার জমিটা মর্গেজ রাখতে হবে। यस, इसका मतलब जब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन, बट व्हेन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इन दैट केस তোমার পাসওয়ার্ड सब आईडी फाइल दिए देवे। हाँ, मे बी वही उसी चक्कर का बात चल रहा है। अगर बैंक नहीं लोन दिया तो आपको किसी ना किसी एंजल को पकड़ना पड़ेगा। इस तरह से हुआ है স্যার सर আইপিও মার্কেটও হবে? नहीं, आईपीओ मार्केट में नहीं आ सकते। आईपीओ मार्केट में उसके बाद आओगे, एंजल आएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगा बिजनेस पे, फिर आईपीओ मार्केट। नहीं तो कौन सा पब्लिक आपका शेयर लेगा सर? बिजनेस ही नहीं बनाया, आईपीओ मार्केट में कैसे पहुंचोगे? हेलो, आपने মানে बिजनेस আইপিও ही नहीं। মার্কেটে যা থাকে ওদের তো মানে রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ক্যাপিটাল জোগাড় করে দেওয়া। हाँ तो नहीं, आईपीओ मार्केट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल जुगाड़ करना नहीं होता है। ऋषभ, तू क्या क्या पूछ रहा है? आईपीओ मार्केट में जो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने का, इसको बोलते हैं मार्चेंट बैंकर। एक मिनट सुनो सुनो, ऋषभ बहुत सारा सवाल पूछ रहे हैं, मैं सारा सब जवाब दूंगा, लेकिन मतलब इस तरह से दूंगा ना तो सबको समझ नहीं आएगा। एक प्रोसेस वाइज चलते हैं, ठीक है? सुन ऋषभ, ध्यान से क्लास सुन, तू एक एक करके सुन। मार्चेंट बैंकर सारा का सारा प्रोसीडियर में आऊँगा। जब ये पूरा का पूरा आईपीओ प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, फिर देखना तुझे एक्चुअल में समझ में आएगा कि एक्चुअली किस तरह से कंपनी मार्केट में पहुंचते हैं। प्लीज सबको मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं सभी को पूछ रहा हूँ, ऋषभ बहुत सारा सवाल कर रहे हैं और बहुत सही सवाल कर रहे हैं, कोई गलत सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर उसके लिए मैं अगर एक बार में बताऊँ ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपके दिमाग के बाहर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा। तो प्लीज़ धीरे धीरे एक एक करके सुनो, उसके बाद देखना एक एक करके आपके मन में सवाल आएगा। तो एक बार मैं वही कर रहा हूँ सर, लास्ट डे का क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा, उसके बाद मैं आपको आज वाला टॉपिक में लेके आता हूँ। तो पहले जो मैं बात कर रहा था कि आपको एंजल मिला, तो एक यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम आपको बिजनेस में मिल रहा है सर, जो आपको हेल्प कर रहा था। और फर्स्ट टाइम आपका बिजनेस का वैल्यूएशन कितना था? 5 करोड़ का था, ठीक है? तो जो फर्स्ट टाइम बिजनेस का फंड होता है ना, उसको सीड फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट टाइम जो बिजनेस के लिए आप पैसा जुगाड़ करते हो, दैट इज कॉल्ड सीड फंड। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस का, जिसका बिजनेस है, वो बंदा 5 करोड़ रुपया जुगाड़ किया, ठीक है? कितना जुगाड़ किया? 5 करोड़। एंड दिस इज कॉल्ड दी सीड फंड, मतलब फर्स्ट टाइम बिजनेस के लिए उनको किसी ने हेल्प किया है, ठीक है? मतलब वो कुछ अपने से लेके आया है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया, और कुछ वो किसी फ्रेंड से या फिर किसी, अपना पापा भी हो सकता है या फिर अपना चाचा भी हो सकता है, कोई भी जो उसको दिया है, तो बदले में उसको कुछ बिजनेस को मिला है। अब फर्स्ट टाइम बिजनेस का वैल्यूएशन कितना था सर? 5 करोड़। फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है? 5 करोड़। बिकॉज स्टार्टिंग जो भी है उसके पास वही उसका वैल्यूएशन है। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? रिकॉल हो रहा है सबको? जिस पैसे से आप हाँ बिजनेस सर। स्टार्ट करोगे वही आपका वैल्यूएशन होगा। दैट इज 5 करोड़ इज योर सीड फंड एंड दैट इज योर वैल्यूएशन। उसमें हम लोगों ने और एक चीज भी पढ़ा था कि अगर आपका शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू होता है 10 टका, ठीक है? ये स्टैंडर्डाइज्ड है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक शेयर का दाम अगर 10 होता है, ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, जो लोग अकाउंट्स का पढ़ाई करते हो वो लोग समझ जाओगे कि फेस वैल्यू कैसे होता है। तो बेसिक सिंपल इतना समझो कि इफ यू हैव 5 करोड़ एंड फेस वैल्यू इज 10, मतलब एक शेयर का दाम पर शेयर, हाँ पर शेयर, एक शेयर का दाम अगर 10 है तो आपके पास कितना शेयर होगा सर? टोटल शेयर कितना होगा? बोलो सर एक बार। 50 लाख शेयर होगा। बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है? हाँ यस सर। मैं एक बार इसको किशोर को एक बार पूछना चाहूंगा। किशोर, कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है,
5 करोड़ का ठीक है। टोटल आपने बिजनेस करने के लिए आपको मिला, सिंपल बात है, ठीक है, 5 करोड़ का मिला तो वही बिजनेस का वैल्यूएशन है। लेकिन अभी इसको शेयर में ट्रांसफर करना है, तो शेयर में ट्रांसफर करने के लिए आपको एक शेयर का एक वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड है, जब शुरू होता है कोई भी चीज तो 10 रखने का एक प्रैक्टिस है, दिस इज इन प्रैक्टिस। कोई बोलेगा कि मैं 100 रखूंगा तो रख सकता है, बट कोई 100 नहीं रखेगा। नॉर्मल स्टार्टिंग 10 रुपया, ठीक है, स्टार्टिंग 10 रुपया। कोई बोलेगा मैं 1 रखूंगा, रख सकता है। कोई बोलेगा मैं 2 टका रखूंगा, दे कैन, ठीक है। कोई बोलेगा मैं 5 रुपया रखूंगा, दे कैन। बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन अकाउंटेंसी, ओके, इन द कॉमर्स फील्ड, वो लोग जो अकाउंट्स करते हैं दे वो लोग मेंटेन करते हैं 10 रुपीज। तो इफ यू हैव 5 करोड़ एंड आप जब उसको 10 रुपीज पर शेयर में डिवाइड करते हो तो आपके पास 50 लाख शेयर होते हैं सर। कितना? 50 लाख शेयर। अब यही 50 लाख शेयर को मार्केट में क्या करना है? इशू करना है। स्टॉक मार्केट में नहीं सर, प्राइवेट मार्केट। हाँ, दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट, प्राइवेट मार्केट। तो इस प्राइवेट मार्केट में हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर मिला था, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। ये जो प्राइवेट मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना था, वो स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम जब एंजल आया तो हमारा बिजनेस का सिचुएशन कुछ ऐसा था, अगर सबको थोड़ा सा याद है, 50 लाख शेयर्स एक बार में हम मार्केट में इशू नहीं किया। 50 लाख में से कितना शेयर इशू किया था सर? 25 लाख इशू किया था स्टार्टिंग में, याद है सर? 50% मार्केट में इशू किया, प्राइवेट मार्केट में, और बाकी 25 लाख शेयर कहां चला गया था सर? अभी भी है कंपनी के पास। क्या सबको रिकॉल हो रहा है? रिटेन, हाँ Yes, जी, इनकी हाँ, सब है। रिटेन हुआ था। 25 लाख शेयर मार्केट में दे दिया था, मतलब लोगों को, ठीक है, जिसमें वो प्रोमोटर खुद भी है और एंजल्स है, ठीक है। तो एंजल तो मार्केट का कोई हिस्सेदार आ गया ना सर, दे आर द शेयर होल्डर, ओके। तो एंजल एज ए शेयर होल्डर आ गया और जो प्रोमोटर है वो भी एक शेयर होल्डर हो गया। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था, जब एक कंपनी बनता है, जो भी कंपनी बनाए फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बनने के बाद जो, सपोज मानो आप ही कंपनी बना रहे हो, ठीक है, यू बिल्ड ए कंपनी। सपोज आप ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी का ओनर आप ही बन रहे हो। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ पॉइंट को। ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट का जो कंपनी है आपका है ऑर्गेनिक कॉटन लिमिटेड, दिस इज योर कंपनी। बट जैसे ये वो 5 करोड़ का वैल्यूएशन आपने बिजनेस में डाला, क्या ये 5 करोड़ आपका है या फिर दिस 5 करोड़ बिलोंग्स टू दिस ऑर्गेनिक कॉटन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड करेंटली? ऑर्गेनिक कॉटन प्राइवेट ऑर्गेनिक कॉटन। This 5 crore not belongs to you. This 5 crore belongs to your company, because in the business law, you and your business is एंटिटी different. सेपरेट। Entity concept, very good sir. This is called entity concept, मतलब business and business का owner अलग होते हैं। And that is the reason, इसी कारण से क्या होता है, ये 5 करोड़ किसी के पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं हो सकता। हो सकता है यही बिजनेस का ओनर है, फिर भी नहीं हो सकता। पर्सनल बैंक अकाउंट में ये नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा सर? ऑर्गेनिक कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है। क्यों इसका इसके ये बोलने के पीछे का रीजन क्या है? जब आपके पास 50 लाख शेयर है, इस 50 लाख शेयर्स को आप क्या डिसाइड किए कि 50% दैट इज 25 लाख शेयर्स आप मार्केट में इशू करोगे एंड बाकी 50% आप अभी रिटेन करोगे, ठीक है। अभी आप रिटेन करोगे, कौन? कंपनी। हाँ, डिसीजन इज योर, ओके, बट दिस डिसीजन बिलोंग्स टू कंपनी नॉट टू यू, बिकॉज आप कंट्रोल करोगे बिजनेस को। मतलब वो होता है ना सर, रथ का मतलब सारथी, मतलब आप रथ पे बैठे हो, रथ आप ही चला रहे हो, लेकिन रथ आपका नहीं है, ठीक है। तो रथ का ओनर आप हो, बट फिर भी दोनों अलग है, ठीक है। तो बात कुछ इस तरह से, तो 50% इज 25 लाख एंड दिस 50% रिटेन, मतलब अपने पास रख रहा है, लैटर स्टेज में यूज करेगा इसको। और इस 50% दैट इज 25 लाख को यूज जब वो कर रहा है, तब उसका सिचुएशंस क्या हुआ बिजनेस का, ध्यान से देखना। 5 करोड़ शेयर्स को, जब 5 करोड़ में से 25 लाख, 50 लाख टोटल शेयर्स था, उसमें से प्रोमोटर जो है वो बोला, ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड सर। जो बिजनेस का ओनर है, जैसे कि आप बिजनेस का ओनर हो, आप सब्जेक्टिवली डिटरमाइन कर रहे हो। सब्जेक्टिव मतलब आपकी मर्जी, अरे मेरी मर्जी कि मैं शेयर का कितना प्रतिशत रखूंगा। तो टोटल शेयर का होल्डिंग कितना है करेंटली? 50%। हेलो, अरे 50 लाख शेयर था, उसका 50% ही तो होल्ड कर रहे हैं अभी, बाकी तो अभी कंपनी के पास ही है। बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो 40% जो है आप बोल रहे हो कि मैं अपने पास रखूंगा, मतलब आपका कंपनी, यू होल्ड 40%। तो 50 लाख टोटल शेयर है, 50 लाख इज द होल शेयर्स,
50 लाख का 40% कितना होता है सर? हेलो, 20 लाख 20 लाख 20 लाख। तो दिस इज 20 लाख, 40% होल्डिंग। अच्छा, बाकी जो एंजल्स आया था ना सर आपके बिजनेस पे, वो लोग अमाउंट दिया था कुछ 2.5 करोड़ का, ठीक है, उसका कुछ वैल्यूएशन ऐसे हुआ था। टोटल 5 करोड़ में से यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था सर कि एंजल इन्वेस्टर्स जो बिजनेस पे जब आया था तो INR 5 करोड़ द इनिशियल मनी दैट गेट्स टू किक स्टार्ट हिज बिजनेस इज कॉल्ड द सीड फंड। अब ये एंजल का हिसाब जो हुआ था उस वो लोग 2.5 लाख करके शेयर्स उनको मिला था सर, 25 लाख करके दिया था, तो जिसका वैल्यूएशन अगर मतलब शेयर्स में बदला जाए तो 2,50,000 करके, ठीक है। तो 20 लाख बिलोंग्स टू प्रोमोटर एंड 2,50,000 बिलोंग्स टू एंजल 1 एंड 2,50,000 बिलोंग्स टू एंजल 2। मतलब 2 एंजल्स हैं यहाँ पर, मतलब 2 फ्रेंड मान सकते हो आप, ठीक है, 2 फ्रेंड मान सकते हो जो अपने दोस्त पे बड़ा आंख बंद करके भरोसा किया। तो जिसके बदले में उसको कितना होल्डिंग मिल रहा है सर? 5%। 5%। किसका 5% हो रहा है सर? 50 लाख का 5%। 50 लाख का 5%, 2.5 लाख, 50 लाख का 5%, 2.5 लाख। टोटल शेयर्स कितना मार्केट में आ गया? 25 लाख। 50% इज द टोटल होल्डिंग। ये कैलकुलेशंस अगर क्लैरिटी है तो मैं आगे बढ़ूं। हेलो, ये कैलकुलेशन समझ में आया? ओके, मैं स्पेशली इसको एक बार पूछूंगा, अपना किशोर को पूछूंगा। अगर श्रीराम किशोर को समझ में आ रहा है तो फिर मैं बाकी को दोबारा नहीं समझ आया है वो कैलकुलेशन। ओके सर। तो ये हुआ कैलकुलेशंस, स्टार्टिंग कैलकुलेशंस कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। बिजनेस अभी स्टार्ट पड़ा सर, चल पड़ा बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में पैसा आया, मार्केट में बिजनेस भी चालू हुआ। अब जैसे कि बिजनेस चालू हुआ, ठीक है, अब गुड कंपनी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर बोला क्या, द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ दिस कंपनी वुड लुक समथिंग लाइक दिस। प्लीज नोट द बैलेंस 50% ऑफ दिस शेयर्स टोटलिंग 25 लाख इक्विटी शेयर्स। अच्छा, शेयर्स को क्या बोलते हैं सर? इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। आप कंपनी का ओनर हो तो फिर आपको क्या कहला गया सर? इक्विटी। जिसके कैपिटल से बिजनेस बनता है दे आर कॉल्ड द इक्विटी। इतना भी समझ के रखो, ठीक है। इसको बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस, दोनों का भागीदार बनना पड़ता है। मतलब अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट मिले, इक्विटी को ही सबसे बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन अगर कंपनी को लॉस मिले तो इक्विटी को ही सबसे बड़ा झमेला लेना पड़ता है। दैट मीन्स आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जैसे इन्फोसिस का शेयर्स में मैंने 400 करके एक एक शेयर लिया था। अगर इन्फोसिस का शेयर 400 से, प्लीज समझना बात को, अगर इन्फोसिस का शेयर 400 से 50 में आ जाता तो 350 करके पर शेयर का मेरा लॉस होता। तो ये लॉस भी मेरा ही है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है सर तो लॉस का भागीदार कोई नहीं बनता, ठीक है। ये बैंक लोन नहीं है, ठीक है। अच्छा, लोन का अलग कॉन्सेप्ट है, आगे बात करूंगा। लेकिन अगर मैंने प्रॉफिट किया तो ये भी पूरा का पूरा मेरा ही है। व्हेन आई 400 इन्वेस्ट करके अगर मुझे आज 900 पर शेयर का मुझे मिला है, मैं एक दिन दिखाया था आप लोगों को, फिर कभी दिखाऊंगा पोर्टफोलियो, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कुछ और जगह में आ जाए तो फिर से मैं आपको चेक कराऊंगा कि देखो सर अभी सिचुएशंस क्या है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो दिखाने का मतलब ये नहीं कि देखो मेरा क्या है, दिखाने का मतलब ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से होता है। इसके लिए कभी लाइव रिकॉर्डिंग लाइव करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, मार्केट जब लाइव चलता है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर प्रॉफिट भी मेरी, मतलब वही प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रू इक्विटी ओनर, ठीक है। इक्विटी ओनर इसी को कहते हैं, जिसको एक्चुअली ट्रू ओनर भी कहा जाता है। ओके, चलो अभी धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जिसमें ये जो 50% बाकी जो कंपनी ने इशू नहीं किया, अभी भी मार्केट में नहीं है, वो अभी होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग सिचुएशंस में क्या हुआ, नाउ बैक्ड बाय ए गुड कंपनी स्ट्रक्चर एंड ए हेल्दी सीड फंड, प्रोमोटर जो है वो अपना बिजनेस को क्या सर चलाना चालू कर दिया, किक स्टार्ट हो गया हिज बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब जैसे बाइक में स्टार्ट होता है ना, इसका बाइक तो चल पड़ा सर। He wants to move cautiously, hence he decides to open just one small manufacturing unit and one store to retail his product. इसने अपना ये जो 5 करोड़ का कैपिटल है, इसमें से 50% यूज करके एक रिटेल आउट स्टोर और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करके अपना बिजनेस को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जा रहा है। अब जैसे ही इसका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो गया, तब बिजनेस के सेकेंड पिक्चर, ये बिजनेस का सीन 2 है। सीन 1 में एंजल था, सीन 2 में कौन आ गया सर, प्लीज बताइएगा। क्या कहते हैं इसको? वीसीज। वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। ये लोग नॉर्मली थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा लेके रेडी रहते हैं। अगर आपको अभी 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, ठीक है, इस तरह का पैसा इफ यू वांट, ठीक है, तो ये वीसी लोग, इवन 70 करोड़ चाहिए, ठीक है, इस तरह का पैसा इफ यू वांट, तो वीसी इज रेडी टू प्रोवाइड यू, ठीक है। 8 करोड़ 10 करोड़, हमारे पहला एग्जाम्पल में तो कुछ
एंजल्स कितना दिया था सर? 25-50 लाख के आसपास कुछ दिया था, ठीक है। तो वो एंजल है, एंजल उतना नहीं दे सकता, बट वेंचर कैपिटलिस्ट आती प्रोफेशनल इन्वेस्टर। कौन होते सर ये लोग? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। समझे सर? इंडिया में ऐसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट फार्म, वेंचर कैपिटल फार्म इन इंडिया, ठीक है। आपको मैं दिखाऊं तो वेंचर कैपिटल फार्म जो बिजनेस के अंदर कुछ देख के इन्वेस्ट करते हैं। चलो देखें कुछ कंपनी का नाम, आपको अगर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखो कुछ कंपनीज बड़ा पॉपुलर है, कुछ कंपनीज के बारे में आपने सुने भी हो, कुछ में भी ना सुन सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ कंपनीज का नाम आपको दिख रहा होगा, सिक्वा कैपिटल इंडिया, हेलियन वेंचर्स, एसएल पटना, नेक्सस वेंचर, इंटेल कैपिटल, ब्लाम वेंचर्स, दे आर द फेमस इंडियन कंपनी, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं सर, ठीक है। वेंचर कैपिटल बहुत सारे हैं, यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखा। अगर वर्ल्ड में भी कुछ फेमस कंपनी है, देखते हैं कुछ दिखाते कि नहीं। हाँ यहाँ पर वही फिर से दिखा रहा है, ठीक है, बाद में फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सवाल क्या है, ये वेंचर कैपिटल बिजनेस में सेकेंड स्टेज में आते हैं, जब बिजनेस थोड़ा बहुत चालू हो जाते हैं फिर वो आते हैं, बिजनेस में कुछ ग्रोथ दिख जाता है तब। तो जब बिजनेस ये वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहा है, तब जो बिजनेसमैन है, सपोज आपने डिसाइड किया कि ही चॉक्स आउट द प्लान एंड फिगर आउट दैट फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको, बिजनेस को और ग्रोथ करना है। तो 7 करोड़ का सोच रहा है वो, कितना चाहिए बोलो ना सर, कितना चाहिए? 7 करोड़ चाहिए। अब ये 7 करोड़ के लिए वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज अभी बिजनेस को और बड़ा करना है। मतलब वो सोच रहे कि एक रिटेल स्टोर था उसके पास क्या था सर, आपके पास क्या था? 1 रिटेल स्टोर एंड 1 मैन्युफैक्चरिंग स्टोर, सही ना? यस सर। अभी आप सोच रहे हो कि एक की जगह 2 रिटेल स्टोर और एक एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ जाए। तो ऐसा कुछ प्लान बनाया आपने, और आपने सोचा कि भाई 7 करोड़ चाहिए, पूरा का पूरा कॉस्टिंग किया, पूरा का पूरा हिसाब बनाया, और यू फाइंड दैट बजट हुआ है आपका, तो 7 करोड़ का बजट है। अब 7 करोड़ के लिए आपको कोई चाहिए ना जो आपके बिजनेस में 7 करोड़ डाले, तो कोई एंजल तो नहीं देगा। अभी बिजनेस अच्छा हो गया सर, अभी आप बैंक में भी जाओगे, बैंक भी थोड़ा बहुत दे देगा, बट मे भी 7 करोड़ ना दे, तो आप प्राइवेटाइज्ड वे में जा रहे हो, ठीक है। बैंक में क्या है ना, लोन लोगे ना तो मुश्किल क्या है ना, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। हेलो सर, बैंक में जा सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हाँ सर। है ना, तो इंटरेस्ट एक बार्डन नहीं हो जाएगा, 10% 12% जो भी हो। 100 रुपया कमाओगे तो 12 रुपये उनको देना पड़ेगा। अगर आपका रिटर्न 15% है तो 3 रुपया बचेगा। अगर रिटर्न नहीं कमाएगा तो फिर पूरा का पूरा पैसा तो बैंक ही लेके जाएगा सर। समझ में आ रहा है? लेकिन ये एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ बिजनेस से अगर पैसा मिलता है तो क्या वो लोग आपसे रिटर्न मतलब इंटरेस्ट लेगा क्या? नहीं सर, वो इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर इनका लॉस भी हो जाता है ना, अगर इनका लॉस भी हो जाता है, ये आपसे पैसा नहीं मांगेगा, बट इनका शर्त यही है कि ये कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग लेगा। ये उसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं जिस बिजनेस में इनको वैल्यू मिलता है। मैं आपको ऐसा बहुत सारा बिजनेस के बारे में दिखाऊंगा कि जो मतलब प्रोफेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट है, प्रोफेशनल प्राइवेट इक्विटी फार्म है, ठीक है। आई विल डिस्कस, वेट करो थोड़ा सा, सभी चीज़ बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है बंदा अपना, सिक्वा कैपिटल टाइप्स ऑफ कोई कंपनी है, ये 7 करोड़ कितने के लिए लाएगा सर? ये बोल रहा है कि ठीक है, गिव हिम 7 करोड़ फॉर ए 14% स्टेक इन कंपनी। स्टेक मतलब शेयर होल्डिंग, ओके। तो ये प्रोमोटर को, जो प्रोमोटर है कंपनी का, सपोज यू आर दी प्रोमोटर, तो आप बोल रहे हो कि भाई आपको 7 करोड़ चाहिए, यू नीड 7 करोड़, एंड उसके लिए जो बंदा आपको 7 करोड़ देगा, वेंचर कैपिटल फार्म, वो बोल रहे 14% स्टेक चाहिए आपके कंपनी में। दे दोगे सर? हेलो, 7 करोड़ के बदले 14% स्टेक दे दोगे कंपनी का? यस सर। बिकॉज आपको बिजनेस को, हाँ दे दोगे ना किशोर, दे दोगे? बोलो। सब दे देंगे। सब दे देंगे सर। बात को समझो, ये किसी को स्टेक देना है नहीं देना है, इट्स सब्जेक्टिव मैटर। अब ये जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं अपना बिजनेस किसी को कितना परसेंटेज दूंगा। लेकिन उसके लिए उसके पीछे मनसा क्या चलता है, मतलब व्हाट इज द मेंटेलिटी बिहाइंड, मतलब गोज बिहाइंड, उसके दिमाग में चल रहा है मुझे और बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे और बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन रिस्क में नहीं आना है। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्ट ले लेना भाई,
मतलब पहले मैं 5 करोड़ कमाता था, 5 करोड़ का वैल्यूएशन था, अभी 7 करोड़ के बदले 14% देंगे तो बिजनेस का वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा और 2 साल में बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर लिया। दिस इज द 2 years लैटर सिचुएशंस। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट आने के बाद आपका बिजनेस का सिचुएशंस कुछ ऐसा हुआ था सर। देखो एक बार याद करो, प्रोमोटर के पास कितना था? टोटल 50 लाख शेयर था। हेलो, टोटल 50 लाख शेयर था ना, उसमें हाँ से सर। 40% प्रोमोटर के पास, एंजल 1 के पास 2,50,000 शेयर्स, एंजल 2 के पास 2,50,000 शेयर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट के पास सर 14% होल्डिंग करेगा वो। ठीक है, तो 50 लाख का 14% कितना होता है? 50 लाख का 14% कितना होगा सर? 7 लाख। 7 लाख। दैट इज द रीजन वो 7 लाख शेयर लेके है यहाँ पर। तो 20 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख एंड 7 लाख, तो 12, टोटल 32 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। मतलब आपके पास अभी भी था ना, तो ये जो आपने दिया 14% स्टेक, बिकॉज आपके पास 50% होल्ड रिटेन में था, उस 50% में से 14% चला गया। समझ में आया सर? आपके रिटेन में 50% था कि नहीं था? हेलो, हाँ सर। तो आप इशू करोगे तो आपके पास देना भी तो होना भी यस तो सर। चाहिए। तो 25 लाख आपके पास आपने इशू किया था और 25 लाख रिटेन था, दैट इज द 50% ऑफ द पोर्शन। तो इस 50% में से 14% आपने दे दिया, तो टोटल कितना मार्केट में इशू हो गया सर? 64% ना। यहाँ तक का कैलकुलेशंस या जो भी सिचुएशंस है क्लियर सबके दिमाग में क्या चल रहा है? यस सर। हाँ सर। सभी को पूछ रहा हूँ जेन्युइनली, किशोर को भी पूछ रहा हूँ। किशोर, समझ में आ रहा है कि होल्डिंग पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है? समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे उसका बिजनेस में वो शेयर होल्डिंग दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स उनका इशू ज़्यादा हो रहा है और बढ़ेगा ना धीरे धीरे, तो इशू होगा बिकॉज और पैसा मिल रहा है मार्केट से। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस क्रिएट होता है कि जैसे ये बंदा, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट बंदा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा अमाउंट लेके आया ना, ये जैसे ही बिजनेस में आ गया ना, तो बिजनेस का वैल्यूएशन 5 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो गया। 5 करोड़ इनिशियल वैल्यूएशन था, उसका इंक्रीज हो गया 10 गुना, 10 फोल्ड इंक्रीज इन दी कंपनीज वैल्यूएशन। दिस इज वॉट अ गुड बिजनेस प्लान। मैं आपको रियल लाइफ भी बताऊंगा, ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मैं किताबी बात बोलूंगा, रियल में ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जस्ट वेट करना। वैलिडेट बाय ए हेल्दी रेवेन्यू स्ट्रीम, बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है। रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब सर सेल अच्छा हो रहा है, रेवेन्यू मतलब सेल, सेल का बड़ा अच्छा चल रहा है, बिजनेस बड़ा अच्छा ग्रोथ दे रहा है, मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्ट का, सर्विस का डिमांड है। तो ये बिजनेस में क्या होता है ना, जैसे ही ग्रोथ है तो लोग पैसा डालते हैं और उसका वैल्यूएशन बढ़ता है। बिजनेस में दम होना चाहिए। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स, रियल लाइफ बहुत सारे हैं। इट वर्क्स एज परफेक्ट रेसिपी फॉर वेल्थ क्रिएशन। अब देखो आगे आगे क्या होता है, क्यों 50 करोड़ हुआ, इसके पीछे रीजन है सर, प्योर मैथ्स है सर, प्योर मैथ्स, एकदम कैलकुलेशंस है। वैल्यूएशन हो रहा है सर, हाथ में नहीं मिल रहा है, सो वैल्यूएशन, दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन। आप समझिएगा वैल्यूएशन क्या होता है। ये लोग मार्केट में एक दुकान बनाते हैं, दुकान में 10 साल दुकान को चलाते हैं। आपको एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ सर, कोई भी दुकान, कोई मतलब आप कहीं किसी भी शहर से हो, किसी भी कॉलोनी से हो, कहीं भी आपका घर हो, एक अच्छा मार्केट में अगर आपका एक शॉप है, ठीक है, किराना स्टोर सर, बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक किराना स्टोर, किराना स्टोर इन इंडिया, अगर आपका कहीं पर भी एक किराना का दुकान है, ठीक है, जस्ट लाइक इस तरह का, कैसा वाला लोगे सर? चलो ऐसा वाला ले लेते हैं। एक ऐसे दुकान देख के ऐसा लग रहा है सर, अच्छा इसका मार्केट अच्छा चलता है। दुकान देख के क्या लग रहा है, इसके जितना प्रोडक्ट देख के कैसा लग रहा है, दुकान अच्छा चलता है कि नहीं चलता? मतलब फीलिंग क्या आ रहा है, प्लीज बोलिएगा। मतलब ये गुड पोजीशंस पे हैं, इतना प्रोडक्ट चलो। इसीलिए है, अच्छा चलता है, प्रोडक्ट इसलिए रखा है बिकॉज बहुत सारा लोग खरीदने के लिए आते हैं इनके पास, तभी ना रखे हैं, फालतू में थोड़ी ना दिखाएगा किसी को। अब सवाल है, एक गुड मार्केट में, मतलब एक अच्छा, जैसे कि स्नेहाश इज फ्रॉम बैरकपुर, ठीक है, कोई बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह से है, ठीक है, कोई बिहार से भी है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई जैसे ये है पूना से है, तो सबका अपना अपना अलग अलग जगह है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर इस बिजनेस, अगर 10 साल पुराना बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल 10 to 15 ईयर्स बिजनेस, अगर आप आज बिजनेस को सेल करना चाहते हो, तो क्या सिर्फ इस दुकान का भाड़ा और इस दुकान का जो स्टॉक है सिर्फ यही दाम लोगे, या फिर दुकान का गुडविल का दाम नहीं लोगे? गुडविल নিয়ে নেব।
गुडविल Sales लेके ही and काम करोगे goodwill ना, गुडविल आएगा कि नहीं आएगा? yes हाँ sir. सर। यस ना सर। तो वही बात हमारे एक एग्जाम्पल में भी चल रहा है कि सर कोई सोच सकता है कि 2 साल में बिजनेस का वैल्यूएशन 50 करोड़ तक कैसे जा रहा है, उसका तो कैलकुलेशन तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बट पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि 5 करोड़ का बिजनेस 50 करोड़ में जाने के पीछे का रीजन ही है, जिस तरह से लोकल किराना स्टोर का भी 10 साल पुराना 15 साल बाद जब इन्होंने दुकान स्टार्ट किया तो शायद उन्होंने 5 लाख डाला था, और आज के डेट में जब ये एक चालू दुकान है और ऐसे हालत में एक अच्छा कंडीशंस में है, अच्छा लोकेशंस में है, यही बिजनेस अगर वो सेल करना चाहता है करीब 80 लाख के आसपास का दाम आ जाता है। क्या मैं बहुत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? क्या मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ? इफ इन गुड कंडीशंस 1 करोड़ का भी दाम आ सकता है। मैं हम लोग का भी बड़ा बाजार में ट्रांसपोर्ट है। पापा जब कंपनी ओपन किया था लॉजिस्टिक का, ये मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ सर, बट मुझे याद है तब मैं छोटा था 98 में बड़ा बाजार में ट्रांसपोर्ट हुआ था। तो एक सिंपल से मैं आपको दिखा सकता हूँ, गूगल में दिखा सकता हूँ, ठीक है? मतलब आप सोचोगे ना तो उसका वैल्यूएशन देख के चौंक जाओगे। अब मैं आपको दुनिया का बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी बताऊंगा, मैं बस आपको एक छोटा सा चीज़ दिखा रहा हूँ, मतलब नॉट अ बिग थिंग। ऐसे बेल्ला ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ट्रांसपोर्ट एरिया है कलकत्ता का, ठीक है? तो मैं आपको बस इतना छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। ये देख रहे हो ना सर, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है? घाटल ट्रांसपोर्ट, ये है बिल्ला मिदनापुर, ये एक ऑफिस है। जस्ट लुक दिस, हाँ, जस्ट लुक दिस, दिस इज द ऑफिस। अंदर थोड़ा बड़ा है, ठीक है? यहाँ गोडाउन टाइप का है, यहीं पर बैठे होते हैं। जब बिजनेस ओपन किया था 6 लाख में ओपन किया था 97 98 में। आज सेल करने का बाद जब कभी भी होता है तो इसका वैल्यूएशन करीब 1.5 से 2 करोड़ का दाम आता है। आई एम नॉट जोकिंग, पार्टनर है, पापा अकेले नहीं है, और भी ज्यादा 2-3 करोड़ का दाम आता है बिजनेस का। 6 लाख का बिजनेस है, क्यों 3 करोड़ का दाम बता रहा है सर? क्यों? वाई 3 करोड़, वाई 4 करोड़? कोई बता सकते हो मुझे क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? गुडविल। गुडविल, गुडविल क्यों जनरेट हुआ? बिकॉज डे बाई डे जब बिजनेस चल जाता है ना तो इस बिजनेस का एक वैल्यू क्रिएट हो जाता है, सही ना सर? डे बाई डे जब কারণ एक वही বিজনেসের নাম সব তো কেনার সাথে সাথে ও পেয়ে যায়। हाँ बोलो, लैंड वैल्यू तो है ही, वेरी गुड सर, लैंड वैल्यू इज মানে देयर। এই বিজনেসের যে নাম ফাম आप গুলো আছে যে কিনছে তো সব সমেত পাচ্ছে না, একদম রেডিমেড নাম ব্র্যান্ড সব। नहीं, नाम नहीं बेचेंगे। सपोज मानो कि वो अपना नाम चेंज कर देगा, वो दूसरा कोई नाम यूज करेगा, क्या फिर भी दाम नहीं मिलेगा ब्रांड उसका? वैल्यू ब्रांड वैल्यू भी है, दुकान का एरिया का भी वैल्यू है ना? और सबसे मेन चीज, अगर वो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में कोई और भी आना चाहेगा ना तो दुनिया को पता है कि भाई यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट है तो ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए ही है, दिस एरिया बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी तो है इस बिजनेस का। तो इस हालत में अगर वो किसी को सेल भी करे तो उसका वैल्यूएशन क्रिएट हो जाता है, जो शायद आप नॉर्मल आंखों में देखो तो कुछ नहीं है, बट जब किसी को सेल करो तो उसका एक रेगुलर स्ट्रीम क्रिएट करेगा, तो वो बीच इसी तरह दाम पे सेल होता है कि नहीं তো होता है? कोई और, ট্রান্সপোর্টের ऋषभ के अलावा और भी कोई কি নাম? कुछ बोल रहा था? हाँ बोल। তো আপনাদের ওই ট্রান্সপোর্টের দোকানটার কি নাম বললেন একবার? बीएमटीसी, बेल्ला मिदनापुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, আচ্ছা। ठीक है? ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में डिफरेंट एरिया में सामान वगैरह जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उसका ऑफिस है बेसिकली, ठीक है? तो मैं बेसिकली इसलिए तुम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा था, कुछ रियल एग्जांपल्स है। आप लोग ऐसे मत समझना सर कि प्रमोशंस कर रहे हो क्या, नहीं नहीं, ये इतना पुराना है और इसका प्रमोशंस का दरकार भी नहीं है, और मैं बिजनेस पे हूँ भी नहीं, ठीक है? मैं बस मेरे दिमाग में आ रहा था, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि कैसे होते हैं बिजनेस का वैल्यूएशंस, तो रियल जो भी दिमाग में आ रहा है मैं वही आपके साथ बात कर रहा हूँ। मतलब बिजनेस को समझना है तो आप हर लेवल में बिजनेस को समझ सकते हो, ईच एंड एवरी लेवल में जाके समझ सकते हो। तो उसमें आप जैसे एप्पल का बिजनेस भी समझाऊंगा आपको, वेट करो, मैं एप्पल में भी आने वाला हूँ, ठीक है? एप्पल का वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है एप्पल का, पता है आपको? 2 ट्रिलियन मतलब आप समझ सकते हो, इंडिया का इकोनॉमी 3.2 ट्रिलियन का है, एप्पल का वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन का है। ये देखो सर, 2020 became the first 2 trillion US company. Apple employees 1,47,000 full time employees. यूनाइटेड स्टेट्स का जो टोटल जीडीपी है उसका 10% सिर्फ एप्पल का इकोनॉमी है। कैन यू इमेजिन? समझ में कुछ आ रहा है वैल्यूएशन? हेलो হ্যাঁ স্যার। सर बोलो बोलो, कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो? हेलो, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन?
ओके नहीं। ठीक है, तो अभी चलो देख लो सर कि हमारा जो ये ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी का क्या बिजनेस हालत हुआ है करेंटली। प्रोमोटर के पास 50 लाख का कितना परसेंटेज था? 40% ना। तो 50 लाख का 40% जिसका वैल्यूएशन था, इनिशियल वैल्यूएशन था 2 करोड़ ना। 50 लाख का 40% 2 लाख, और 2 लाख करके 10% करके शेयर था, तो कितना होता है सर? 2 करोड़ होता है कि नहीं होता? हाँ Yes, सर। sir. है ना। तो 5 करोड़ का 40% भी देख सकते हो। हाँ बोलो। ओके अच्छा, अभी करेंटली देखो सिचुएशंस क्या हुआ बिजनेस में। ये 7 करोड़ जो आया ना, इसके बदले में 14% वेंचर कैपिटलिस्ट को मिला। तो 7 करोड़ के बदले अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को 14% मिल रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? हिसाब लगाओ। 7 करोड़ का वैल्यूएशन अगर 14%, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। 7 करोड़ का वैल्यू अगर 14% है तो 100% का वैल्यू कितना होता है? प्लीज एक बार कैलकुलेट करो ना। रहे हो सर? 15 करोड़ 15? जी 50। ओके 50, मतलब 14% के लिए कितना मिल रहा है? 7। फोर्टीन परसेंट के लिए कितना मिल रहा है? 7 ना। तो 14% के लिए जब 7 मिल रहा है, तो इसका सिंपल कैलकुलेटर में आप कर सकते हो। 14% के लिए 7, ठीक है। तो 7 करोड़ फॉर 14%, सॉरी 14% के साथ एक के लिए 7/14, सिंपल करो 7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100, 50 करोड़ होता है ना सर। तो बेसिकली इस तरह से आपने 50 करोड़ में पहुंच गए। ओके, तो जैसे ही आप 50 करोड़ में पहुंच गए, तो 7 करोड़ के लिए जैसे ही 14% का स्टेक हुआ, बिजनेस का वैल्यूएशन 50 करोड़ में पहुंचा। तो मैंने पूरा का पूरा आपको फिर से रिकॉल इसलिए कराया बिकॉज रीजन है, ठीक है। रीजन था, दैट इज वाई मैं आपको करा रहा हूँ, बिकॉज आगे और भी खेल है सर। तो मैं जानता हूँ थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिवाइज कराया आप लोगों को आज। तो अब 50 करोड़ टोटल हो गया, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, जैसे ही बिजनेस का वैल्यूएशन 50 करोड़ हुआ, तो 50 करोड़ के बदले आपका क्या हो गया, इसका 40% था तो 20 करोड़ का आ जाता है प्रोमोटर का। एंजल 1 जो है उसका भी वैल्यूएशन बढ़ जाता है, 25 लाख का था अभी 2.5 करोड़ का हो जाएगा, बिकॉज उसका 5% का है। अभी वो 10 गुना बढ़ जाएगा ना। तो 50 का 5%, 50 करोड़ का 20%, 40% 20 करोड़, 50 करोड़ का 5% 2.5 करोड़, 50 करोड़ का 5% अगेन 2.5 करोड़, एंड 7 करोड़ का वैल्यूएशन तो 14% पहले से ही था। बट इसका भी कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज इसका तो फ्यूचर चेंजेस है, इसका तो अभी नहीं है, बाद में होगा ना। क्लियर है सर? ये वाला टेबल सबको क्लियर है? तो बताइएगा मुझे, मैं आगे जाऊंगा फिर। यस सर। यस सर। तो अभी जो मुझे ऋषभ स्टार्टिंग में पूछा था, सर बैंक कब आएगा? देखो सर बैंक आ স্যার गया। বলছি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট যে শেয়ারটা থাকে ওটা তো মানে কিছু টাইমের জন্য, তো সারা জীবন থোড়াই না থাকবে, जितना दिन रखना चाहेगा उतना दिन रखेगा ना। মানে কন্ট্রাক্ট থাকে তো। नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, डिपेंड करता है। वो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर पूरा होल टाइम हो सकता है, लेकिन हाँ एक सर्टेन लिमिटेशन होता है। जब वेंचर कैपिटलिस्ट को थोड़ा फायदा होता है ना, तो उनको निकलने का मौका भी दिया जाता है कि आप चाहो तो बेच के जा सकते हो। वही वही सब चीज़ें बात करना है, वेट करो वेट करो कि कब एक वेंचर कैपिटलिस्ट निकल सकता है, कब एक एंजल इन्वेस्टर्स कंपनी का इन्वेस्टमेंट छोड़ के निकल सकते हैं, वही सब सीखना है आपको। प्रॉफिट भी तो करना है ना उनको। तो बैंकर 3 more years pass by and the company is phenomenally successful. Okay, और मतलब 2 साल तो पहले चला था, 2 साल में इन 2 years 5 करोड़ का बिजनेस कहाँ तक पहुंचा सर? 50 करोड़ तक। इन 2 years 5 करोड़ का बिजनेस पहुंचा 50 करोड़ में, 10 गुना, 10 टाइम्स इंक्रीज किया बिजनेस का वैल्यूएशन। ओके, तो 3 more years pass by, और 3 साल, and the company is phenomenally successful. The company decides to have a retail presence in at least 3 more cities. To back the retail presence across 3 cities, the company also plans to increase the production capacity and hire more resources. Whenever a company plans such expenditure to improve the overall business, the expenditure is called capital expenditure or simply called capex. क्या कहते हैं सर?
कैपेक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स कि जब आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा होता है ना, उसको एक्चुअली कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब 3 सिटीज़ में आप अपना प्लांट बनाना चाहते हो, 3 सिटीज़ में अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हो। कोलकाता में थे, अभी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हर शहर में पहुंचना चाहते हो। अगर ऐसे आप पहुंचना चाहते हो तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट शुड यू डू नाउ? मैनेजमेंट को अभी पैसा चाहिए, अगेन पैसा का जरूरत हो जाएगा ना सर। हेलो बोलो सर, पैसा का जरूरत का समय समझ में आ रहा है? जब भी बिजनेस को, हाँ बोलो बोलो सर, सब बोलो। জায়গায় যেতে গেলে एक्सपेंड করতে হবে তো बिजनेस। एग्जैक्टली, जब भी एक्सपांड करने का सोच रहा है तभी बिजनेस को पैसा का जरूरत हो रहा है, ठीक है। द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स 40 करोड़ टुवर्ड देयर कैपेक्स रिक्वायरमेंट। हाउ डज द कंपनी गेट दिस मनी, और इन अदर वर्ड्स हाउ कैन द कंपनी फंड्स इट कैपेक्स रिक्वायरमेंट? किस तरह से करेगा? सबको मैं एक बार पूछूंगा, क्या सबको ये पॉइंट अभी भी कनेक्ट हुआ सर? हेलो यस सर, अरिजीत, यस सर, यस सर। ओके। विक्रांत, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। तो अभी ये जो पैसा है, ये पैसा कंपनी को कैसे मिलेगा? दैट इज द बिग थिंग, ठीक है। ये पैसा कंपनी को कैसे मिलेगा, और यहाँ पर कंपनी को बहुत कुछ डिसीजंस लेना है। बहुत बड़ा एनालिटिकल पॉइंट है यहाँ पर। द कंपनी हैज मेड सम प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ए पार्ट ऑफ द कैपेक्स रिक्वायरमेंट कैन बी फंडेड थ्रू द प्रॉफिट्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडिंग थ्रू इंटरनल एक्रूअल्स। इसको क्या कहेंगे? फंडिंग थ्रू इंटरनल एक्रूअल्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एक्रूअल? कोई बता सकते हो सर? মানে इंटरनल যে एक्रूअल का मतलब क्या है? রিটেন্ডে ছিল সেখান থেকে কিছু নিয়ে ইনভেস্ট করাটা, মানে যেটা রিটেন্ডে ছিল কিছু বেচে সেখান থেকে মানে কিছু বিজনেসে লাগিয়ে এক্সপ্যান্ড করা। हाँ, यस यू कैन से रिटेन अर्निंग बोलो इसको, ठीक है। मतलब कंपनी जो इतना दिन से बिजनेस कर रहा है, 5 साल हो गया, प्रॉफिट है ना सर उसका, पुराना प्रॉफिट जो उसके पास रिजर्व किया हुआ है। हेलो, 5 साल बिजनेस किया, कुछ तो प्रॉफिट किया होगा सर। बिजनेस में दम है तभी तो वो और बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो Yes, प्रॉफिट रिजर्व है। 5 साल में बिजनेस एक कॉन्फिडेंट सिचुएशंस में पहुंचा, तभी ना वो सोच रहा है कि ना अभी मैं बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कंपनी को अभी पैसा का भी जरूरत है। लेकिन कंपनी चाहे, अगर कंपनी चाहता है कि वो फंड जो उसके पास पड़ा हुआ है पैसा, कुछ तो वो यूज़ ज़रूर करेगा। तो ये जो अपना प्रॉफिट का हिस्सा जब यूज़ करता है, इसको कहते हैं इंटरनल एक्रूअल्स, ओके। मतलब अपने ही बिजनेस से लेके प्रॉफिट का पार्ट जो है, कैपिटल से नहीं प्रॉफिट से लेगा, ठीक है। कंपनी कैन अप्रोच अनदर वीसी, या फिर और एक बार वीसी के पास जा सकता है। अनदर राउंड ऑफ वीसी फंडिंग बाय अलॉटिंग शेयर्स फ्रॉम ऑथराइज कैपिटल। दिस इज कॉल्ड सीरीज बी फंडिंग। दिस इज कॉल्ड सीरीज बी फंडिंग। मतलब एक सीरीज तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा सीरीज पे जाना है। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द कंपनी कैन अप्रोच ए बैंक टू सीक ए लोन। द बैंक वुड बी हैप्पी टू टेंडर दिस लोन एज द कंपनी हैज बीन डूइंग फेयरली वेल। अब इस सिचुएशंस में बैंक लोन देने के लिए बहुत उत्सुक होता है, ठीक है। नॉर्मली देखो, सरकारी प्लान के मुताबिक लोन जो होता है ना, वो सरकार का प्लान है कि भाई लोगों को लोन दो, वो अलग बात। इन जनरल दिमाग में सोचो कि बिजनेस के दम पे जब लोन मिलता है, ये बैंक ऐसे लोन ज़्यादा देना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे लोन देना बिजनेस को बैंक ज़्यादा पसंद करते हैं। द बैंक वुड बी हैप्पी टू टेंडर दिस लोन एज द कंपनी हैज बीन डूइंग फेयरली वेल एंड द लोन इज कॉल्ड द डेब्ट। लोन इज कॉल्ड डेब्ट। डेब्ट का मतलब लोन होता है सर, ठीक है। डेब्ट मतलब लोन, मतलब उधार हो जाएगा ना सर। बैंक से लोन लोगे तो ये एक उधारी क्रिएट होगा, आपको लोन का इंटरेस्ट देना होगा। द कंपनी डिसाइड्स टू एक्सरसाइज ऑल 3 ऑप्शंस एट इट्स डिस्पोजल टू रेज द फंड्स। मतलब वो क्या क्या तीन रूल सोचा उसने, बोलो सर। एक इंटरनल एक्रूवल कर सकता है, हेलो, इंटरनल एक्रूवल कर सकता है, ये सर नो। दूसरा वो वीसी बी, सीरीज बी फंडिंग में जा सकता है। एंड थर्ड थिंग वो लोन के लिए जा सकता है, बैंक के लोन। बैंक लोन। द कंपनी डिसाइड्स टू एक्सरसाइज ऑल 3 पॉइंट्स एट इट्स डिस्पोजल टू रेज द फंड्स फॉर कैपेक्स। इट फ्लावर्स 15 crore फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स, प्लान्स ए सीरीज बी, डाइवेस्ट 5% इक्विटी फॉर ए कंसिडरेशन दैट इज 10 crore। वो सोच रहा है कि 5% ऑफ इक्विटी को देना चाहता है, जिसके लिए वो 10 crore उठाएगा। कितना चाहिए उसको? टोटल 40 crore चाहिए। 15 crore का इंटरनल एक्रूवल कर लेगा सर, उसके पास इतना है बिजनेस करके। 15 crore का प्रॉफिट से उठा लेगा, अपना ही प्रॉफिट से, ओल्ड प्रॉफिट से। 10 crore वो इक्विटी को दे देगा, और बाकी वीसी के लिए जाना चाहता है, और सॉरी 10 crore फ्रॉम अनदर वीसी
मतलब एक वेंचर कैपिटलिस्ट से लेगा और 15 करोड़ वो डेब्ट फ्रॉम द बैंकर करना चाहता है, ठीक है। नोट, अब इस पॉइंट पे आके अब ये जो उन्होंने सोचा 3 जगह से लेगा। हाँ बोलो স্যার বিসি মানে ওটা বুঝলাম না স্যার এটা VC मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट স্যার हाँ বিসি बोलो। স্যার বি যেটা সিরিজ बी सीरीज बी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट से तो एक बार फंड ले चुका है, मतलब कोई और वेंचर कैपिटलिस्ट था, या फिर ये न्यू मतलब वही वाला वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकता है। एक राउंड कंप्लीट हो गया, अब सीरीज बी मतलब सेकंड राउंड, वेंचर कैपिटलिस्ट से सेकंड टाइम ले रहा है फंड। अच्छा सर अब बिजनेस अच्छा चलेगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डाल सकता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हेलो, यस सर तो सीरीज बी का मतलब होता है एक बार वीसी हो गया था और एक बार वीसी मतलब फिर और एक राउंड कर रहे हैं। एक सिस्टम बता रहे हैं आपको, इसको ये 2 बार भी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितना बार भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस, बट एक सिस्टम तो समझो कि क्या इकोसिस्टम है बिजनेस बनने का। नोट विथ 10 करोड़ कमिंग इन फॉर 5%, द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी नाउ स्टैंड्स 200 करोड़। अब ये इक्विटी जो है ना, यही बिजनेस का वैल्यूएशन को बढ़ाते हैं। मतलब 5% के लिए 10 करोड़ सर, कंपनी का VC जो आ रहा है ना सर बिजनेस में, वो 10 करोड़ लेके आएगा, उसमें बदले 5% लेगा। तो आप ये बताओ, अभी 10 करोड़ के बदले अगर 5% का शेयर होल्डिंग होता है तो 100% शेयर का वैल्यू कितना होता है, प्लीज कैलकुलेट। प्रगति बोल कितना होता है, प्रगति है क्लास में, बोलो सर। रूपम बोल, किशोर नहीं है। तो सर लिखा है तो 200 करोड़। 200 करोड़ लिखा है, कैलकुलेट करके बता। अरे लिखा सर वो तो तो 1% का 2 करोड़ तो 100% का 200 करोड़ वही। बस, थैंक यू, यही तो है, वही तो पूछ रहा हूँ। बहुत बार में यही छोटा छोटा चीज़, फिर बहुत लोग पूछते हैं अरे कहाँ से आ गया 200 करोड़, दैट इज़ वाई मैं पूछ लेता हूँ सर। ठीक है, कि अगर आप यूनिटरी मेथड यूज़ करना फटाफट जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं तो बोलेगा 200 करोड़ कहाँ से आ गया, इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। चलो अच्छा है, आप लोग बहुत दिमाग वाले हो सर, ये कोई दिमाग का ज़रूरत ही नहीं होता ना इस सब चीज़ में। अच्छा, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है देखो। चलो सर, सब दिमाग वाले बच्चे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रोमोटर के पास कितना हो गया सर, 200 करोड़ टोटल हो गया ना वैल्यूएशन। क्यों, बिकॉज ये 5% के लिए कितना लेके आ रहा है, 10 करोड़, तो वैल्यूएशन हो गया 200 करोड़। 200 करोड़ का 40%, प्रोमोटर के पास कितना शेयर है, 20 लाख, जिसका वैल्यूएशन अभी कितना हो गया, 80 करोड़ का। 200 का 40% कितना है सर, 80 है ना। 200 का 5% हो जाएगा 10 करोड़, ये भी हो जाएगा 10 करोड़, और 14% का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 200 का 14% 28 ना। मतलब वो जो VCA जो था, VCA जो उन्होंने 7 करोड़ दिया था आपको, है ना, बदले में 7 लाख शेयर्स मिला था उनको 14% के बदले। अब वो 7 करोड़ का वैल्यूएशन इसका हो गया 28 करोड़। समझ रहे हो, इस राउंड में उसका 3 साल बाद उसको पैसा मिल गया, मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया, पैसा नहीं मिला, वैल्यूएशन बढ़ा है। अब वेट करो सर, वैल्यूएशंस में बहुत कुछ है। ओके, अब ये जो तरीका चल रहा है, अब ये चल सकता है। अब आप मुझे एक चीज़ हिसाब बताओ, आपने कितना शेयर मार्केट में रोल आउट कर दिए, हेलो, कितना शेयर मार्केट में रोल आउट कर दिए सर आप, 69%। 59%, ठीक सा बोल। 69 40, 50, 55 और 14, 55 एंड 14 कितना होता है, 69, यही ना। 69। हाँ, 69, तो आपके हाथ में कितना है, रिटर्न कितना है, 31% ना। हाँ। ओके, अब ये जो 31% शेयर है आपके पास, इसको लेके आप क्या सोच रहे हो। Note the company still has 31% of shares not allotted to shareholders, which are now being valued at 62 करोड़। कैसे पता चला सर, 31% का वैल्यूएशन 62 करोड़ कैसे, कौन बताएगा। अब तो मैं पूछ ही सकता हूं आप लोगों से, 200 करोड़ में से। 200 करोड़ में से, थैंक यू सर। 200 करोड़ का वैल्यूएशन अगर कंपनी का हुआ है तो उसका 31% का वैल्यूएशन 62 करोड़ आता है, थैंक यू सर। I would encourage you to think about the wealth that has been created over the years. This is exactly what happens to the entrepreneur with great business ideas. ठीक जिस तरह से आज एप्पल का वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन का है सर, मैंने कोई हवा का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, रुको, एक सिचुएशन है तो दिखाना चाहिए। ये आपको एक मैं डेटा शो कर रहा हूँ,
इसमें थोड़ा सा पुराना है डेटा, मे बी 6 महीना पुराना हो सकता है, अभी थोड़ा और बढ़ गया होगा, ठीक है। कंपनी के साइट में जाके आपको उसका रियल वैल्यूएशन अभी और ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा 6 मंथ्स पुराना है। आप देख सकते हो वैल्यूएशन ऑफ सम ऑफ द टॉप इंडियन स्टार्टअप्स इन जस्ट 7-8 ईयर्स, 7-8 साल का बिजनेस है। फ्लिपकार्ट 25 बिलियन सबसे बड़ा, पेटीएम 16 बिलियन सेकंड में, बाइजूस 10.5 बिलियन, ओयो 10 बिलियन, उड़ान 7.5, ओला 6.2, स्विगी 3.6। रिसेंटली थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है सर, हाँ। अच्छा, फ्रेश वर्क्स 3.5, जोमेटो 3.25 बिलियन, पोस्टमैन 2.9, सॉरी डिलीवरी 1.5, पॉलिसी बाजार 1.5, लेंसकार्ट 1.5, बिग बास्केट 1.2, ड्रीम 11 1.1, जीरोधा 1 बिलियन, ठीक है, जो ब्रोकिंग फार्म है, मतलब इनमें से एक ही है ब्रोकिंग फार्म, दैट इज जीरोधा। तो ये इंडिया का करेंट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स है। ये जो इनका वैल्यूएशन हुआ है ना सर $1 बिलियन पे, ये वैल्यूएशन उसी तरह से हुआ है ठीक जिस तरह से आपको मैं अभी सिखा रहा हूं। इसमें से एक भी कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है। हेलो सर, इसमें से एक भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है सर, नॉन ऑफ दिस कंपनीज। बात कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। हाँ सर। यस इनमें सर। से एक भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अभी भी नहीं हुआ, आगे होगा मे बी, ओके, मे बी हो सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट, पेटीएम तो एक बार सोच ही रहा था कि स्टॉक मार्केट में आएगा, जीरोधा भी सोच रहा है आईपीओ लेके आएगा, सोच रहा है, अभी भी प्रोसेसिंग स्टेज में है, सोच रहा है ये लोग, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है कि वो लोग सच में आता है कि नहीं। ओयो क्योंकि आएगा, ओयो। हाँ, ओयो आएगा, किसको पता है? हाँ, कौन बोल रहा है? विक्रांत? सुने रही रूपम। रूपम, ओयो आएगा? हाँ तो सुने कहीं। सुना ऐसे? चलो हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ सर, ओयो आ सकता है। चलो देखना पड़ेगा कि ओयो स्टॉक मार्केट में आने के क्यों आएगा, ठीक है। अब वही प्रोसेस तो आपको सीखने को मिलेगा अभी। चलो देख लेते हैं फटाफट कि अभी मान के चलो कि आपका तो कंपनी क्या है, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट। आप ओयो का भी मालिक समझ सकते हो अपने आप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो है रितेश अग्रवाल, बट आप किसी और कंपनी का बन जाओ। तो हमारे एग्जाम्पल वाइज आप एक ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट का ओनर हो, तो आपके पास कितना शेयर है अभी भी? 31%, जो आप मार्केट में इशू कर सकते हो। बाकी 69% तो आपको मार्केट में चला गया। अभी आपके पास यही है आउटस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग मार्केट कैपिटल। मतलब बाकी है जो आप मार्केट से उठा सकते हो, इतना ताकत है आपके पास। क्लासिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल वेल्थ क्रिएशन, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारा है यहाँ पर, मैंने आपको कुछ दिखाया। यहाँ मैट में बता रहे इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज, आईचर मोटर, टाइटन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल स्पेस वन कुड थिंक लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एटसेट्रा। दिस ऑल आर द बिजनेस जो बहुत ग्लोबल लेवल पे वैल्यूएशन क्रिएट किया है। नाउ अभी स्टेज में आ जाते हैं सर प्राइवेट इक्विटी। जब पैसा का डिमांड बहुत जोर का हो जाए ना, तो प्राइवेट इक्विटी पिक्चर में आ जाते हैं सर। ये लोग छोटा मोटा हेलो ये सर। बोलो सर। सर, हम बोले से ये 5% डिसाइड कौन करता है? सब्जेक्ट प्रोमोटर डिसाइड दोनों दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, जो इन्वेस्ट मतलब करेगा। बार्गेन होता है सर। मतलब प्रोमोटर, एंजल 1, एंजल 2 और वेंचर ए, ये चारों डिसाइड करता है कि एक ही डिसाइड करता है कि 5% देना है? सभी कोई, जो लोग कंपनी का मेंबर है वो सभी कोई डिसाइड करेगा। जो अच्छा लोग ठीक है। कंपनी का मतलब जो लोग मेन कंपनी का इन्वेस्टर है, ठीक है, और साथ में प्रोमोटर, जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो लास्ट कॉल लेता है बेसिकली, जो डायरेक्टर है बेसिकली। जिसके पास शेयर ओ, होल्डिंग ज़्यादा होता है वही डायरेक्टर होता है। ओ लेकिन अच्छा। बाकी बाकी सबका मीटिंग होता है कंपनी का, जनरल मीटिंग होगा। बोर्ड ऑफ जनरल, डायरेक्टर वही। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग होगा, ठीक है। जैसे इन प्राइवेट कंपनीज के केस में मतलब जो मेंबर का रूल्स है सर, जो लोग चार्टर्ड पढ़ते हो वो लोग जानते होंगे। कौन कौन बताएगा सर, प्राइवेट कंपनी का मेंबरशिप का कितना है रूल? कोई तो बताओ। हेलो। की सर मिनिमम में बनने की? हाँ, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना सर होता है? मिनिमम 2। मिनिमम टू। हाँ, और मैक्सिमम? मैक्सिमम? मैक्सिमम 50 और मोर। 50 50। मैक्सिमम हाँ 50 50। क्या सबका यही आंसर है? प्रगति, मैक्सिमम 50? अरिजीत बोल, स्नेहाशीष, कितना होता है प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर? आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो,
200 रे पागल लोग, 200। सॉरी 200 बोलते हैं जलन 200 सर। क्या रे तुम लोग आज पढ़ते हो कल भूल जाते हो। हाँ सर तुम लोग को और आगे नहीं पढ़ाएंगे मैं, तुम लोगों को क्लास लेना बंद कर दूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ इतना पॉपुलर है, 50 बहुत पुराना है, 5 साल पहले था, अभी 200 है। प्राइवेट कंपनी का मेंबर मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकता है। तो 200 मेंबर में जो भी कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी के केस में सभी का इंपॉर्टेंस ही होता है रूपम, कि किसको कितना परसेंटेज देना है, वो बोर्ड में बात होगा सर, कि वैल्यूएशन के बेसिस में होगा, और कितना परसेंटेज कौन होल्ड करेगा वो भी बताएगा, जो इन्वेस्ट करेगा वो भी बोलेगा कि मैं इतना परसेंटेज लेना चाहता हूँ। इट्स डिपेंड अभी कंपनी क्या सोच रहा है, ठीक है। जैसे अभी प्राइवेट इक्विटी में बात करेंगे, few years pass by and company success continues to sign on with the growing success of this 8-year-old। 8 साल हो गया और 3 साल निकल गया, 200 करोड़ कंपनी है अभी। द एम्बिशियस आर ऑल्सो ग्रोइंग। अभी कंपनी डिसाइड कर रहा है टू रेज द बार एंड ब्रांच आउट अक्रॉस द कंट्री, अभी इंटरनेशनल पहुंचना है सर। दे ऑल्सो डिसाइड टू डाइवर्सिफाई द कंपनी बाई मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग फैशन एक्सेसरीज, डिजाइनर, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। सिर्फ ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट नहीं, साथ में फैशन एक्सेसरीज भी लाएंगे, कॉस्मेटिक्स भी लाएंगे, परफ्यूम भी लाएंगे, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। और अब इसके लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इंटरनेशनल पहुंचना है, एटलीस्ट वर्ल्ड का किसी और कंट्री में जाके बिजनेस को बिल्डअप करना है। तो दे फील दैट दे नीड 60 करोड़, अभी तक का सबसे हाईएस्ट मनी डिमांड कर रहा है, 60 करोड़ चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है सर? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए 60 करोड़ कंपनी को चाहिए। द कंपनी डज नॉट वांट टू रेज मनी थ्रू डेब्ट, लोन नहीं लेना चाहता, बिकॉज इंटरेस्ट का बर्डन आ जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंस चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज को क्या कहते हैं सर? फाइनेंस चार्ज। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये सब सिखाऊंगा कि जब इंटरेस्ट बर्डन किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसका फाइनेंशियल चार्जेस कैसे डिपेंड करता है, वो स्टॉक मार्केट में कैसे इम्पैक्ट देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लोन लेना कोई बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, उसका भी कुछ फायदा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फायदा या बुरा दोनों को स्किप कर रहे हैं। करेंटली हम लोग पूरा का पूरा इक्विटी सेक्टर्स में ही बात कर रहे हैं, लोन पे नहीं जा रहे सर। दे डिसाइड टू अलॉट शेयर्स फ्रॉम ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर सीरीज सी फंडिंग एंड दे कैनॉट अप्रोच ए टिपिकल वीसी, बिकॉज वीसी के पास इतना पैसा नहीं होता। वीसी एक सर्टेन करोड़ तक, 10 करोड़ तक ठीक था, अब लार्ज अमाउंट पे जा रहे हैं तो प्राइवेट इक्विटी पे जाना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी फर्म फेमस लाइक सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा, टाइगर कैपिटल, नाम सुने हो सर? चलो मैं दिखाता हूँ आपको, नाम सुने हो ये सब कंपनी का? वर्ल्ड फेमस कंपनी है। अलीबाबा का सुने? सर बोलो। अलीबाबा का सुने सर? अलीबाबा का सुने हो ना सर? अलीबाबा चाइना का एक बहुत फेमस कंपनी है। चलो मैं आपको पेटीएम का दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक दिखा है, बहुत सारा है, कितना दिखाऊँ आपको? एक पेटीएम दिख लो, बाकी समझ में आ जाएगा। तो पेटीएम का जो करंट होल्डर है, जो पेटीएम में इन्वेस्ट करके रखे हैं, जस्ट लुक यहाँ, जो इसका ओनर है, जो प्रोमोटर है, उसके पास कितना शेयर होल्डिंग है देखो तो एक बार। विजय शेखर शर्मा के पास कितना शेयर होल्डिंग है? 14.67%। एंड ग्रुप, ये भी अली बाबा का ही एक है, जो जैकमा है ना चाइना का, उन्हीं का है, 29.71%। सॉफ्ट बैंक विजन फंड, ये इसका भी फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट था पहले, अभी ये पेटीएम में है, इंडिया में और भी कंपनीज में है, बाइजूस में है, ठीक है, रिलायंस में है। सॉफ्ट बैंक का 19.63%, सैफ पार्टनर 18.56, अलीबाबा ग्रुप 7.18, बक्सर हाथावे, ये आपका वॉरेन बफेट का कंपनी है 2.76, और बाकी सबका मिला के 7.49%, ठीक है। तो व्हाट इज द कैच, पॉइंट क्या है? ये विजय शेखर शर्मा को छोड़ो, ये बाकी लोग प्राइवेट इक्विटी फर्म है। कौन है सर? स्पेशली फेमस जैसे कि अलीबाबा ग्रुप, जैसे कि सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक तो एकदम प्राइवेट इक्विटी का ही काम करता है। सॉफ्ट बैंक एकदम वही काम के लिए जाने जाते हैं। लुक, सॉफ्ट बैंक क्या लिखा है सर? टोक्यो का है, जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी headquartered in Minato, Toyota. SoftBank owns stake in many technology, energy and financial. It also runs Vision Fund, the world largest technology focused venture capitalist fund, या फिर प्राइवेट इक्विटी कंपनी। समझ रहे हो सर? अब वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी एक इंटरचेंजेबली यूज होता है, बात को समझना है सर। नॉर्मली छोटा लेवल पे बोला जाता है, बट आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी दोनों लेवल पे ही आप बोल सकते हो, उसमें नहीं है कि ऐसा नहीं। लेकिन इसलिए हम लोगों ने क्या लैंग्वेज यूज किया? सीरीज सी, ओके। तो प्राइवेट इक्विटी थोड़ा बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो 60 करोड़ लेके ये जब आएगा तो बिजनेस का सिचुएशंस क्या होगा,
और ये क्या बोल रहे हैं सर, कितना स्टेक लेना है? 15% स्टेक लेना है। 60 करोड़ के लिए कंपनी का 15%, सबसे हाईएस्ट अमाउंट अभी भी यही मांगा है, 60 करोड़ का 15%। तो बिजनेस का वैल्यूएशन भी तो चेंज हो जाएगा। हेलो बोलो सर। हाँ सर। यस सर। तो Yes, 60 sir. करोड़ का वैल्यू अगर 15% है तो 100% का वैल्यूएशन करके बताओ। बोलो। 400 करोड़। 400 करोड़, थैंक यू सर। तो टोटल वैल्यूएशन हो गया बिजनेस का 400 करोड़ का। अब बाकी होल्डर का भी चेंज हो जाएगा, प्रोमोटर का 160 करोड़, एंजल 1 20, एंजल 2 20, VCA 56, VCB 20, हाँ 60। तो कुल मिला के वैल्यूएशन हुआ कंपनी का करेंटली 336 करोड़, बिकॉज पूरा का पूरा शेयर तो मार्केट में नहीं आया ना, 84% हुआ। स्टील मार्केट में कंपनी के पास कितना आउटस्टैंडिंग है सर अभी भी? 16% ना? हाँ हेलो सर। यस सर। यस सर। अब ये 16% जो Yes, है sir. इसका वैल्यूएशन कितना हो जाता है सर? 400 करोड़ का 16% कितना हो जाएगा? 64 करोड़ ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये which has not been allotted to any shareholder, this portion is valued 64 crore. Usually when a private equity invest, they invest with an object to fund large capex requirement. Besides, they do not invest in the early stage of business. Instead, they prefer to invest in companies that already has a revenue stream and is in operation for a few years. The process of deploying the PE capital and utilizing the capital for the capex requirement takes off a few years. इसका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में कुछ साल लग जाते हैं। नाउ पिक्चर में अभी आते हैं सर, दैट इज सीन 5 एंड द लास्ट सीन ऑफ द मूवीज। मूवी का क्लाइमैक्स में पहुंच रहे सर। तो ये क्लाइमैक्स आपको क्या सिखाएगा? देखो अब आपके पास कितना है बिजनेस में, करीब 5 साल आफ्टर द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट निकल गया सर। प्राइवेट इक्विटी आने के बाद और 5 साल निकल गया, करीब 10 साल आपने बिजनेस कर लिया, करीब 10 साल, है ना? द कंपनी हैज प्रोग्रेस रियली वेल। 30। हाँ कितना? 8 ছিল এখন আরো 5 13। 8 साल था, 5 साल, चलो 10 या 13 ईयर्स आपने निकल लिया। जैसे कि ओयो रूम का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो ना, अगर ओयो आएगा मार्केट में तो उसका भी इतना ही दिन कुछ हो गया है, 10 साल के आसपास। They have successfully diversified their product portfolio, plus they have a presence across all the major cities in the country. Revenues are good, profitability is stable, and the investors are happy. The promoters, however, does not want settle in just for this. Promoter को इससे भी खुशी नहीं मिला। The promoter now aspires to go international. He wants his brand to be available across all major international cities. He wants at least 2 outlets in each major city across the world. This means the company needs to invest in market research to understand what people like in the other countries. दूसरे कंट्री में लोगों को क्या पसंद है। जैसे कि आज अमेजन इंडिया में बिजनेस करते हैं, उनको पता है ना, अमेजन को पता है क्या बोलते हैं वो, अमेजन अपनी दुकान क्या बोलते हैं सर? घर की अपनी दुकान ऐसे कुछ है। हाँ क्या बोलते हैं? अपनी दुकान ना? यस सर। कुछ ऐसे देखने में होता है, अमेजन अपनी दुकान। तो क्यों बोलते हैं ऐसे अपनी दुकान? हाँ बिकॉज वो इंडिया का नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ऐसा फीलिंग लाने का कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं लोगों को क्या पसंद है। हम लोग इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं कर पाते। जेफ बेजोस वर्ल्ड का 2nd रिचेस्ट है करेंटली, वो दुनिया के हर कोने में जाके बिजनेस करता है, हर कंट्री का कल्चर को समझते हैं। ठीक है, कोई जोक नहीं है सर, इसके लिए बहुत इच्छा होना चाहिए, बहुत सोच लेवल अप होना चाहिए आपको। हम लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं, बंगाली नॉन बंगाली का लड़ाई करते हैं आजकल, हाँ कि बांगाली अबांगाली। हाँ जैसे अभी वोट आ रहा है ना, इलेक्शन आ रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी नॉन बंगाली पार्टी है, हाँ तो वो बंगाली को क्या समझते हैं। एक रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान किसी ने गलत बोल दिया तो वो उसको बंगाल का कल्चर नहीं पता, मतलब वो बोल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में जन्मा है, तो ये गलती हो गया। अरे ठीक है, एक जन्म स्थान के बारे में भी बोल दिया, हो सकता है, उसमें क्या बड़ा गलती है, मतलब ये कोई बात नहीं है। मतलब इतना छोटा सोच में स्टेट का हालत छोटा ही होता है सर, आप बात को समझने। ठीक है, मतलब हमारा सोच अगर इस तरह का लेवल का रहेगा और हमारा पॉलिटिशियंस अगर इस लेवल में बात करेगा, ठीक है, कि चाहे जो भी हो, मैं नाम से बात नहीं जा रहा हूँ,
मेरा बस आपको एक ही चीज़ कहना है कि यू हैव टू थिंक कि एक स्टेट, चाहे वो स्टेट कहीं भी हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, जो भी स्टेट हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना छोटा लेवल पे आप अगर स्टेट का मेंटेलिटी रहेगा तो वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जेफ बेजोस आप देखो ना, आज एप्पल वर्ल्ड में 2 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाया, इंडिया का टोटल इकोनॉमी 3.2 ट्रिलियन है, और इंडिया इस बार टारगेट किया है बजट में कि इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाएगा, और जहां पर इसका वैल्यूएशन, सिर्फ एप्पल का बिजनेस का वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन है। कैन यू इमेजिन सर? तो दिस इज द सोच। अब इसमें बंगाली और बंगाली मत करो यार, दिल को बड़ा करो। सभी से सारा का सारा भाषा जो है ना इंडिया में सब संस्कृत से है, बंगाली, हिंदी, तो इसमें बंगाली और बंगाली का कोई जगह नहीं है, ठीक है। मतलब संस्कृत इज आवर फादर एंड मदर, तो फिर इसमें आप बंगाली और बंगाली, ये अच्छा बात नहीं है सर। इसमें फालतू का राजनीति है और लोगों को भड़काने वाला राजनीति है, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा वो उसको लाना चाहिए, अगर कुछ खराब है तो बदलना चाहिए, ये अच्छा है। वो किसी एक को इतना दिमाग सर पे चढ़ाना अच्छा बात नहीं है, चेंज करते रहो, ठीक है, चेंज करते रहो। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर डेवलपमेंट। किसी को एकदम गाड़ के बैठना देना अच्छा बात नहीं है। इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। मेरा कोई पॉलिटिकल बायसनेस नहीं है, आप मेरे बात से ही समझ पा रहे हो, बट इफ नीडेड चेंज इट। तो चलो सर, आप समझ रहे हो, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि सर आईपीओ कैसे आएगा। तो रेवेन्यूज आर गुड, प्रॉफिटेबल, स्टेबल। अभी बिजनेस को धीरे धीरे क्या करना है सर, ग्लोबल लेवल पे पहुंचाना है। तो ग्लोबल लेवल में पहुंचते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए दिस टाइम अराउंड कैपेक्स रिक्वायरमेंट बोल रहे से 200 करोड़ चाहिए। अब ये 200 करोड़ कंपनी कहाँ से लाएगा? बात समझो सर। अब बिजनेस तो बड़ा है, लेकिन बिजनेस को 200 करोड़ कौन देगा? फंड कैपेक्स फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल से थोड़ा मिल सकता है, सीरीज डी पी के लिए जा सकते हैं, डेब्ट फ्रॉम बैंकर के लिए लोन भी जा सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ऋषभ शुरू में बोल रहा था ना सर, बॉन्ड इशू कर देंगे। अरे भाई, बॉन्ड इशू करेंगे तो लोगों को थोड़ी ना तुम इंटरेस्ट चुका कर पाओगे स्टार्टिंग में। हेलो, बॉन्ड एक तरह का लोन, एक तरह का एक क्या बोले सर इसको, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर, इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू से लोन बोलते हैं इसको। अगर पब्लिक को इशू करो तो लोन है, तो पब्लिक आपको लोन देगा बदले में, बॉन्ड और डिवेंचर्स भी कह सकते हो। तो बदले में आप पब्लिक को इंटरेस्ट भरोगे। तो आपके बिजनेस में कोई नाम नहीं था, कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो पब्लिक आपको थोड़ी ना लोन दे देगा। हेलो ऋषभ, समझ में आ रहा है ना? जो सवाल स्टार्ट में किया था उसका जवाब मिल रहा है सर, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बॉन्ड इशू करने का एक टाइम होना चाहिए। तुम कब लोन, तुम्हारा अपना बिजनेस नहीं चल रहा था, तुम क्या दूसरे को इंटरेस्ट दोगे? बैंक तुम्हें लोन नहीं दे रहा था, बिजनेस में ग्रोथ नहीं था, वैल्यूएशन नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द कैच? फाइल फॉर एन आईपीओ, ये आपके पास 5th ऑप्शन है। आईपीओ के लिए जाओ बाय अलॉटिंग शेयर्स फ्रॉम ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब स्टॉक मार्केट में आ जाओ सर, या फिर आप सारा का सारा कॉम्बिनेशन यूज करो, ऑल ऑफ द अबव। अब यहीं पर आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करोगे, सिचुएशंस क्या कहता है ये भी डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बातें होंगे। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, let us assume the company decide to fund the capex partly through in the internal accruals and also file for an IPO. When a company files for an IPO, they have to offer their shares to the general public. जब एक कंपनी IPO के लिए आना चाहता है तो उसको अपना शेयर्स को जनरल पब्लिक के लिए लाना पड़ेगा, एंड पब्लिक अगर कंपनी का शेयर को सब्सक्राइब करेगा तभी जाकर IPO लिस्टेड होगा। अगर 100% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, नॉर्मल रूल्स है 95%, बट इफ द कंपनी डोंट गेट द 100% लिस्टिंग, 100% शेयर अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो कंपनी को लिस्टेड होने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो इफ दे वांट टू, द जनरल पब्लिक विल सब्सक्राइब टू द शेयर्स इफ पब्लिक वांट्स टू। अगर पब्लिक शेयर्स लेना चाहता है तो, अब पब्लिक कब शेयर्स लेगा? अब उसके लिए 100% नारे लिस्टेड होगा ना? नहीं, आज के डेट में नहीं होता है। एज पर द ऑफिशियल टर्म्स 95% कहा जाता है, बट अगर 100% लोग आपका शेयर्स को नहीं लेता है तो आपका शेयर्स को से भी डीलिस्टेड कर देता है। कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। कॉन्फिडेंटली अगर आप मार्केट में नहीं रह पाओगे तो आपको मार्केट में कोई जगह नहीं है। पहला स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट रखो, उसके बाद कॉन्फिडेंस हिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 100% तो आपको सब्सक्रिप्शन करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो सर? वो आगे आगे बताता हूँ सर, पूरा बताऊंगा। मार्जिन बैंकर आएगा सीन में, वो मार्जिन बैंकर अगर कुछ मार्केट में इशू नहीं होगा तो मार्जिन बैंकर खरीद लेता है थोड़ा बहुत, एक सर्टेन अमाउंट तक। आगे आगे बताता हूँ सर। नाउ बिकॉज द कंपनी इज ऑफरिंग दिस शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए आ रहा है ना, दैट इज वाई।
अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग मोड में आ गए सर। वो हम लोग गाड़ी लेके निकले थे, वही मैं निकला गाड़ी लेके, सड़क पे एक मोड़ आया, अब वही वाला मोड़ पे आ गए सर। ठीक है, उत्थे दिल छोड़ नहीं आए, बट अभी दिल देना है किसको? मार्केट में। वी आर नाउ एट ए वेरी क्रूशियल जंक्चर। व्हाई डिड द कंपनी डिसाइड टू फाइल फॉर एन आईपीओ? कंपनी क्यों आईपीओ लाना चाहता है? क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना सर? अच्छा ही तो चल रहा था, कंपनी तो अच्छा ही चल रहा था, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। हाँ सर बोलो। স্যার আইপিওটা এনে তাহলে ক্যাপিটাল বাড়বে কোম্পানি एक्सपेंड करा कैपिटल तो ऐसे भी बढ़ रहा था, सीरीज सी करके भी तो कैपिटल आ सकता था, सीरीज सी डी ई चल सकता था। লার্জ ক্যাপিটাল এতে আইপিও আনতে পারে পাবলিক থেকে সাবস্ক্রিপশন। लार्ज कैपिटल बोल के सर आजकल ना लार्ज कैपिटल बड़ा कंपनी भी दे देता है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो। Why did they not file for IPO when they are in series A, B, C situations? जब वो सीरीज A, B, C में था उस टाइम पे IPO के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? What would happen to the existing shareholders after the IPO? जो अभी कंपनी का शेयर होल्डर्स है, IPO आने के बाद उनका क्या होगा? What do the general public look for every before they subscribe to the IPO? जो पब्लिक है वो IPO लेने से पहले क्या सोचता है? How does the IPO process evolve? इसका प्रोसीजर क्या है? किस तरह से मार्केट में आता है? Who are the financial intermediaries? कौन IPO लेके आएगा? IPO मार्केट में लाने के लिए कौन काम करेगा? In the following chapter, we will address each of the above questions plus more, and we will also give you more insights to the IPO market. For now, hopefully you should have developed a sense of how successful company evolves before they come out to the public to offer their shares. The purpose of this chapter is just to give you a sense of completeness when you think about an IPO. मतलब आप लोग आईपीओ के बारे में तो बहुत सुने हो सर, बट आईपीओ लाने से पहले एक कंपनी को जो पापड़ बेलना पड़ता है। देखो सर, किसी कंपनी का आईपीओ, मैंने कहीं सारा कंपनी का आईपीओ लिया, बट आईपीओ लेने से पहले आपको उससे पहले वो क्या बिजनेस किया इसका भी जानकारी आपको चाहिए। तो ये था आईपीओ का पहला पार्ट। अब इसके बाद आएगा आईपीओ का दूसरा पार्ट, मतलब जहाँ एक्चुअली कंपनी आईपीओ में लेके आएगा। बट ये आईपीओ 1 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूँ। Before understanding why companies go public, it is important to understand the origin of business. Please, स्टॉक मार्केट सीखना है, दिल से सीखो, अंदर से सीखो। ऊपर से सीखोगे तो वही क्या होगा ना, पानी में तो उतरोगे, थोड़ा सा डुबकी लगाओगे और फिर उठ जाओगे, तैरना नहीं आएगा। The people who invest in your business in the pre-revenue stage are called angel investors. I know and you also know. Angel investors take maximum risk. They take in as much risk as the promoter. जब आप कुछ नहीं थे तब आप पे जो भरोसा करता है ना, वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। जिंदगी में ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा फ्रेंड मिलना, ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत बड़ी खुशकिस्मती होना चाहिए। 14 फेब आ रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है पूरा मतलब दुनिया भर में, वैलेंटाइंस डे। बट ऐसा पार्टनर अगर मिल जाए जब आप कुछ नहीं हो तब अगर आपका हाथ पकड़ ले, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, मतलब 22 वर्षा। बट आई थिंक इट्स अ वेरी। हाँ बोलो सर। স্যার কোনো কোম্পানি আসার আগে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর যদি ইনভেস্ট করে, हाँ সেই কোম্পানি যদি মানে ভালো আউটপুট না থাকে তাহলে তো ইনভেস্টরদের জন্য লস তো ওটা। ऑब्वियसली, लेकिन वही कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है बाबू, लॉस देख, बिजनेस में लॉस में लाभ प्रॉफिट तो होता रहता है, लेकिन एक अच्छा एंजल दिमाग वही उसी का होता है जो एक सही कंपनी को लेता है। ठीक है, अरे गरे नत्थु कैरे को नहीं लेता, और देखता है सर बहुत कुछ, कैरेक्टर पे बिल्ड करता है, मैनेजर का कैरेक्टर, दिमाग, उसका बिजनेस करने का एटीट्यूड, ऑल डिपेंड्स। सोचना उठना, বলছি তার মানে জেনে বুঝে খরচা করে। एंजल थोड़ा बहुत करता है सर, वो बोलने के लिए हैं। रियल लाइफ में जो प्रोफेशनल एंजल्स होते हैं वो सोच के ही करता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई किसी का दोस्त है, पापा है, हाँ बेटा जा कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी एंजल कहलाते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में जो भी आपको पैसा दे वो एंजल है। उसमें प्रोफेशनल एंजल्स भी हो सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल एंजल्स भी हो सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल्स लाइक योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर फादर, योर ब्रदर, योर चाचा का भाई, कोई भी, एनीवन। बट प्रोफेशनल्स लाइक जो लोग रियल में एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब प्रोफेशनल्स, वो थोड़ा बहुत तो देखेगा भाई, आपका आइडिया वगैरह कुछ तो देखेगा। The money that angels give to start the business is called the seed fund. Angel invests relatively small amount of capital. Valuation of a company simply signifies how much the company is valued, and when one values the company, they consider the company's assets and liabilities. A face value is simply a denominator to indicate how much one's share is originally owed. जैसे कि standard is 10, but it can be 5, it can be 1 also.
Authorized shares of the company is the total number of shares that are available with the company. That is called authorized shares, जो कंपनी के पास अवेलेबल है. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कितना ऑथराइज था कंपनी के पास? हेलो 2 crore 50 lakh मार खाएगा. 50 lakh shares ছিল এটা Thank you মনে sir. আছে 50 lakh authorized share था. Thank you sir. अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी टेल्स अस हाउ मच स्टेक इन द कंपनी. शेयर होल्डिंग पैटर्न से क्या पता चलता है कि कंपनी के पास कितना स्टेक है टोटल. वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट एट एन अर्ली स्टेज इन बिजनेस, दे डू नॉट टेक एज मच रिस्क एज एंजल इन्वेस्टर्स. मतलब उतना रिस्क नहीं लेता है ना, शुरुआत में जो लेते हैं वो सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, ये तो सेकंड मूवमेंट में आते हैं, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं. द क्वांटम ऑफ इन्वेस्ट बाय वीसी इज यूजुअली समवेयर बिटवीन एन एंजल एंड प्राइवेट इक्विटी. The money company spends on business expansion is called capital expenditure. That is called capex. Series A, B, C, etc. are all funding that our company seeks at a very start evolving. Is usually higher the series, higher the investment required. जितना series बढ़ेगा उतना required investment बढ़ता जाएगा. 14 point क्या कहते हैं सर? Beyond certain size, एक certain size के बाद BC cannot invest. उस टाइम पे आपको प्राइवेट इक्विटी फार्म लाना पड़ेगा, जैसे सॉफ्ट बैंक, जैसे आपका अलीबाबा काइंड ऑफ. फी फर्म्स इन्वेस्ट लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड दे यूजुअली इन्वेस्ट एट ए स्लाइटली मोर मैच्योर स्टेज ऑफ द बिजनेस. इन टर्म्स ऑफ रिस्क, प्राइवेट इक्विटीज हैव ए लोअर रिस्क एपिटाइट एज कंपेयर टू VC बिकॉज तब बिजनेस बहुत कुछ चल पड़ता है, मार्केट बन जाता है, सेल चालू हो जाता है. अभी बिजनेस में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है. टिपिकल PE इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू डिप्लॉय देयर ओन पीपल ऑन द बोर्ड of the investing company to ensure business moves in the right directions. ठीक जिस तरह से अलीबाबा ने भी बोर्ड पे लेकर रखा है. फ्लिपकार्ट में वालमार्ट का 81% शेयर होल्डिंग है सर. 84 80 अच्छा 81 आई थिंक 81.3 समथिंग. देखो सर, फ्लिपकार्ट में वालमार्ट का 81.3% है. सचिन एंड बिनी जिन्होंने कंपनी बनाया था अभी वो बोर्ड में नहीं है, बिकॉज बोर्ड में अभी वालमार्ट का मेंबर आ गया. ठीक है, बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इक्विटी है, वो अपने हिसाब से कंट्रोलिंग करता है. अच्छा बुरा भला अलग बात, बट फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशंस कहाँ पहुंचा है ये समझ सकते हो आप. और सचिन और बिनी का जो पैसा था वो कितना गुना बढ़ा है आप समझ सकते हो ना. हेलो, कि कोई क्यों प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट को देता है, बिकॉज इनका पैसे का वैल्यूएशंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. कैन यू अंडरस्टैंड सर? समझ में आ रहा है सबको? सर प्राइवेट इक्विटी तो फाइनेंस কোম্পানি স্যার. हाँ মানে ফাইনান্স কোম্পানি কোনো না, কোনো কোম্পানি নিজেদের अगर देख कोई कंपनी किसी बिजनेस में पैसा डाले तो उसी को फाइनेंस कंपनी भी बोल सकते हो, प्राइवेट इक्विटी भी बोल सकते हो. अभी वालमार्ट यहाँ पर फ्लिपकार्ट, क्योंकि वालमार्ट का बिजनेस जो था वो इसी पैटर्न का था, उन्होंने फ्लिपकार्ट को लिया अमेजन को टक्कर देने के लिए. वालमार्ट भी यूएसए का है, अमेजन भी यूएसए का है. वालमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, अमेजन तब नहीं था, लेकिन बाद में अमेजन ऑनलाइन मॉडल लाया तो उन्होंने उसको कम्पीट करने के लिए इंडिया वाला फ्लिपकार्ट को इन्वेस्ट कर लिया. तो उसके पास औकात है, वो कर सकता है, वो एज ए प्राइवेट इक्विटी भी इन्वेस्ट कर सकता है, एज ए उसका बिजनेस का जो मॉडल है करेंटली वो तो एक्चुअली फ्लिपकार्ट के बोर्ड में आ गया. तो मतलब वो उसको सारा का सारा चीज़ आता है, लेकिन इस पैटर्न को तो प्राइवेट इक्विटी ही बोलेंगे. वॉलमार्ट जो फ्लिपकार्ट में किया वो प्राइवेट इक्विटी ही बोलेंगे उसको. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेस एज एंड व्हेन द बिजनेस रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस. जब बिजनेस का बिजनेस बढ़े, जब बिजनेस का रेवेन्यू बढ़े, जब बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तब बिजनेस का वैल्यूएशन भी बढ़ता है, जैसे आप लोगों ने देखा, ईच एंड एवरी स्टेज में देखा. An IPO is a process by means of which a company can raise funds. The fund raised can be for any valid reason. कैपेक्स के लिए चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए चाहिए, जो शेयर होल्डर इतना दिन मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हैं ना उनको पेमेंट करने के लिए भी चाहिए, बिकॉज वो लोग निकलना भी चाहता है कि भाई हमें छोड़ना है, तब कंपनी क्या करता है, स्टॉक मार्केट में आना चाहता है. मतलब और कोई अगर उपाय नहीं हो तो इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग IPO मार्केट 2 में पढ़ेंगे बाकी का हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप IPO मार्केट का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है. अभी नेक्स्ट क्लास में IPO का दूसरा पार्ट, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वाला पार्ट में पूरा का पूरा बात होगा. मैं आप लोगों को एक डेटा बताता हूँ सर इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में. স্যার বলছি যে ইনভেস্টমেন্ট মানে যতবার করা হবে সেগুলোকে সিরিজের নামে বলবো? हाँ ऑब्वियसली, अगर मतलब VC सीरीज, वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी हो तो उसको सीरीज का नाम दिया जाता है. समझ में आ रहा है ना? আর বলছি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট কি ইন্ডিয়াতে মানে সবথেকে মানে গোটা ওয়ার্ল্ডে
ইন্ডিয়ার ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট কি ভালো নাকি সব থেকে? মানে যখন আপনি ওয়ার্ল্ডে লিখলে তখন ইন্ডিয়ারই নাম আসছিল। नहीं नहीं, वो किसी कारण से गूगल का कुछ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। ठीक है, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया का वेंचर कैपिटलिस्ट में नॉर्मली जापान है, अमेरिका है, इंडिया के पास इतना बड़ा बड़ा VCs नहीं है। वो मैं लिख रहा था, वो उसका एल्गोरिथम में क्या फिट है वो क्या पता, हमेशा थोड़ी ना सही चीज़ दिखाता है। इस डिपेंड करते कि आप जो देखने वाले होते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सपीरियंस है तो देख के समझ सकते हैं कि कौन सा सही गलत कितना है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी आइडिया लगा लेते हैं सर, सही गलत का मतलब ये कर सकते हैं। इसका ऐसा नहीं, वर्ल्ड का मैक्सिमम वेंचर कैपिटलिस्ट दुनिया के दूसरा देश में, इंडिया के पास उतना नहीं है। बट हाँ, आपके लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है, इंडिया स्टॉक मार्केट इज नाउ 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। टॉप 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है पूरा का पूरा मार्केट का, यूएस का 44.3 ट्रिलियन, चाइना 11.1 ट्रिलियन, हांगकांग 7 ट्रिलियन, जापान 6.8, यूके 3.3, फ्रांस 2.8, इंडिया 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ है सर। कनाडा 2.6, जर्मनी 2.5, सऊदी अरबिया 2.3। टोटल वर्ल्ड का कैपिटल मार्केट वाइज 106 ट्रिलियन का है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, उनमें से इंडिया 2.7। इट्स अ गुड थिंग कि इंडिया वर्ल्ड का टॉप 7 में से आता है। बट सर इंडिया में और भी बहुत इंप्रूवमेंट है, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन बहुत है, इंडिया का बिजनेस सिचुएशंस काफ़ी बेहतर है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत सारा माइंड है। और एक चीज़ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक स्पेशल डेटा। ये एक डेटा है जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि मेनी कंट्रीज विद इन इंडिया, मतलब वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारा कंट्री है जिसका टोटल GDP, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है सर, IMF का, जिसमें आप देख सकते हो जैसे वेस्ट बंगाल का टोटल GDP हंगेरी कंट्री के साथ मिलता है सर। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो टोटल GDP है वो सिर्फ हमारा महाराष्ट्र का GDP है। कर्नाटका का GDP इराक के GDP का इक्वल होता है सर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का GDP कुवैत का GDP के इक्वल होता है सर। आंध्र प्रदेश का GDP मोरक्को की इकोनॉमी के समान होता है सर। उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी पेरू की इकोनॉमी के समान है सर, GDP के समान। इक्वेटर का इकोनॉमी और दिल्ली का इकोनॉमी सेम है। जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी और आइसलैंड का इकोनॉमी सेम है सर। ठीक है, ग्रीस का इकोनॉमी और गुजरात का इकोनॉमी सेम है। बहुत कुछ प्राउड फील करने लायक है सर इंडिया के पास। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ सूडान, डिजोबोटी, सरीनेम, गुयेना अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का इकोनॉमी अजरबैजान के इकोनॉमी इज इक्वल। ठीक है, आसाम का है अजरबैजान का, सिक्किम विद सरीनेम का। ठीक है, मालदीव्स, पोर्तुगल का इकोनॉमी इज इक्वल टू तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी का इकोनॉमी इक्वल्स टू मालदीव्स। आई होप आपको समझ में कुछ প্রত্যেকটা স্টেট তো তার মানে কোনো কান্ট্রির সাথে দেখাচ্ছে। एग्जैक्टली सर, इंडिया का एक एक स्टेट तो इतना बड़ा कंट्री है हमारा, कोई मजाक नहीं है। प्राउड फील करने लायक बहुत कुछ मिलता है, बस क्या है ना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्रॉपर कंट्रोलिंग। बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत सारा स्कोप है, अगर हम लोग धीरे धीरे ही सही, अगर हम लोग इंडिया को बना पाए तो। বেঙ্গলটা অনেক তো স্যার, 16,000 crore US$। हाँ, तो तुम लोग क्या सोचते हो कि कुछ नहीं है हम लोगों के पास? और काजबाज नहीं, वही ना सर, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्रॉपर सबके अंदर। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बताता नहीं है सर। हाँ, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कोई बताता नहीं इंटरनेट में, बात यही है। वही है सर, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ है, आप सोचो तो आपके पास बहुत कुछ है, बस आपको ना देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करना चाहिए। हम लोग ना हमेशा नेगेटिव चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखो ना। नेगेटिव देख देख के दिन रात दिमाग खराब करके, दिमाग फटा के क्या होगा? करने के लिए बहुत कुछ है, इतना सारा है, इतना सारा बिजनेस देख रहे हो आप, डे बाई डे बढ़ रहा है। सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। हाँ, ममता दीदी बताते हैं चौपे दुकान खोलो, आलू दुकान खोलो, ऐसे थोड़ी ना बताते एक चीफ मिनिस्टर, तो लोग और नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ, एक चीफ मिनिस्टर कभी भी चॉप का दुकान बनाने में कोई बुराई नहीं है, बट द वे से स्पीक, इसमें नेगेटिविटी आ जाता है लोगों के अंदर। वो अगर वही लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके बताता ना कि भाई आप लोग एक बिजनेस करो, इसके जैसा होटल का बिजनेस करो, ओयो का नाम लेता, वाव मोमो का नाम लेता है ना, तो डोमिनोज पिज्जा हट जैसा बोलता, तो लोग अच्छा हमें डोमिनोज करने बोल रहे हैं। अब दिमाग में तो लोगों का कुछ है नहीं। आप एक जैसे डोमिनोज तो बर्गर बेचता है, ठीक है, तो आप भी बड़ा पाव बर्गर बेच सकते हो ना, वही तो चॉप के साथ ही आता है, तो दैट इज ऑल्सो चॉप इंडस्ट्री। बट द वे यू थिंक, द पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चीफ मिनिस्टर बताएगा कि चॉप का दुकान खोल ले, ये कोई बात होगा तो फिर लोग बोलेगा कि क्या बता रहे हैं।
समझ रहे हो सर? हेलो, यस सर। तो सोचने के लिए है बहुत कुछ। सोचो सर, जिस तरह से सोचोगे, जैसे देखोगे, उस तरह से बनोगे। बाकी आपके ऊपर। मार्केट समझ रहे हो ना सर? मार्केट मतलब इकोनॉमी को समझना है अंदर से। जैसे मुझे स्टार्टिंग में रूपम पूछ रहा था, कैसे पता चलेगा कौन सा कंपनी अच्छा है? अरे भाई, उसके लिए पहले आप मार्केट तो क्या है वो तो सोचो। पहले ही लाख रुपया डालोगे और क्या लाख रुपया कमा लोगे? समय लगता है थोड़ा सा, बहुत नहीं। 2-3 साल तो प्रैक्टिस करोगे, तभी ना जाके मैच में खेलोगे। या आप बोलोगे कि मैं आज बैट पकड़ा और आज ही रणजी में, फिर नेक्स्ट दिन आईपीएल और फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया। ऐसे थोड़ी होता है। चलो सर, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो और अच्छा। जितना कम सीखोगे और सीखने का मन करेगा। चलो, कोई सवाल नहीं है तो फिर टाटा। प्रगति क्लियर है ना बाबू? यस सर। ओके, नील, अरिजीत, रूपम, स्नेहाशीष, विक्रांत। ओके Yes, ऋषभ, ठीक है। Yes, sir. चलो सर, Yes. टाटा। गुड नाइट सर। ओके बाय सर। बाय सर। ओके बाय। স্যার ওটা দেখেছো স্যার? না রে, এখনো চেক করা হয়নি, আচ্ছা দেখে বলবো আমি।